तो प्यारे छात्रों, आपका मैंने कमेंट्स देखा और शायद और मैंने उसको फ़ील भी किया। मैंने जब जो बायोलॉजी का अपना क्लास 10th का लाइव जो क्लासेस था अपना, मैंने देखा बहुत मतलब बेहतर नहीं, कहीं-कहीं मतलब बीच-बीच में क्या है, उसके मतलब जो क्वालिटीज़ है बिल्कुल सही है और बीच-बीच में कभी-कभी पूरा इतना ब्लर हो गया है, इतना मतलब धुंधला है कि मतलब फिर वो दिख नहीं रहा है प्रॉपर कि बच्चे उसमें से पढ़े कैसे। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसमें मैंने बहुत डिटेल्स में मैंने चर्चा किया है, उस लेक्चर को आप इसलिए देख लीजिएगा कि आपके मतलब जो मैं समझाया हूँ वो बात क्लियर हो जाएँगे। और रहा बात आपके नोट्स का, तो मैं इस लेक्चर में फिर से एक बार रिवीजन करने वाला हूँ, क्योंकि देखो आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना मुझे खुशी होगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, जितना मैंने पढ़ाया था उस लेक्चर में मैं उसको फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रिवीजन करूँगा, थोड़ा डिटेल्स में उसको मैं एक्सप्लेन भी करते चलूँगा कि आपको डाउट ना बचे, लेकिन थोड़ी तेज़ी में चलूँगा क्योंकि वो क्लासेस लाइव था, तो मैं उसमें बच्चे को थोड़ा कमेंट्स में मैं देख रहा था और धीरे-धीरे मैं चल रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा मैं तेज़ी में चलूँगा। आप बात समझ रहे हैं मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? इसमें थोड़ा अपना लेक्चर थोड़ा तेज़ी में होगा, लेकिन वो सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे जिस उस लेक्चर में पढ़ाया गया था आपको। लेकिन कभी आपको दिल करे तो उस लेक्चर को ज़रूर देखना, कहीं-कहीं पे थोड़ा डाउट्स है मतलब, तो उसके लिए नोट्स प्रिपेयर कर लो, इस लेक्चर को देखना, उसमें बहुत अच्छे से उसको भी एक्सप्लेन किया हूँ, यहाँ भी कर देते हैं। चलो चैप्टर अपना है लाइफ प्रोसेस, यानी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, तो आप बता दो मेरे को जैव प्रक्रम क्या है? ये सवाल है। दूसरा है कि जब जैव प्रक्रम है तो इसके लिए मतलब कौन-कौन से प्रक्रियाएँ होती हैं और ये किन में होता है? तो ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग जब लाइफ़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले लाइफ़ होता क्या है? मतलब हम किसको बोलते हैं, जीवन किसमें होता है? तो अब ज़ाहिर-सी बात आप एक बार बताएँगे कि सजीव में होता है। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके पास 2 एग्ज़ाम्पल दे दूँ। एक दे दूँ मैं आपके पास कोई मतलब कि पक्षी, मक्षी, माछी-वाछी कोई भी मतलब मच्छर भी, और मैं एक कोई पेन दे दूँ। मैं बोलूँ कि बताओ ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो आप क्या बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये निर्जीव है। और लिविंग किसे बोलेंगे? जिसमें कुछ ना कुछ उनके कुछ कैरेक्टर होंगे। तो उस कैरेक्टर को याद करने के लिए आपके पास एक ट्रिक है, एमआरएस ग्रेन। क्या याद करेंगे आप? एमआरएस ग्रेन। एमआरएस ग्रेन क्या बोलता है आपको? एम से बोलता है मूवमेंट, यानी जिसमें थोड़ा गति हो, जिसमें हलचल हो, ठीक है? लोकोमोशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं मूवमेंट बोल रहा हूँ। एम से मूवमेंट। देखिए पहले तो ट्रिक क्या हो गया आपका? आपका ट्रिक हो गया एमआरएस ग्रेन। इनमें सब अक्षर छिपा हुआ है। एमआरएस ग्रेन में टोटल अक्षर मिल जाएंगे। तो थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको चलो साथ में लेके चल रहा हूँ। एमआरएस ग्रेन ये क्या बता रहा है आपको कि एम से मूवमेंट यानी गति होनी चाहिए उस किसी चीज़ में, किसी ऑर्गेनिज्म में। आर से रिस्पिरेशन, किसी ऑर्गेनिज्म में श्वसन करने की एबिलिटी हो या श्वसन करता हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप लिविंग बोलेंगे। एस से आप सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदनशीलता, यानी जैसे कि मान लो क्या हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई हम लोग कुछ छूते हैं ठंडा गर्म, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग सेंस मतलब हम लोग तो उसको मतलब महसूस कर ले पर महसूस कर पाते हैं ना। तो हम लोग क्या हुए, हम लोग क्या हैं, सजीव हैं। ठंडा गर्म हम लोग उसको टच करके उसको मालूम कर लेते हैं, हम लोग में क्या है, हमें संवेदनशीलता है। इसीलिए एम आर एस ग्रेन, जिसे ग्रोथ, हम लोग में वृद्धि होती है ना, हम लोग बढ़ते हैं, डेवलपमेंट होती है हमें। आर से रिप्रोडक्शन, हम लोग जनन कभी करते हैं। सिर्फ हम लोग कहीं नहीं बोल रहा हूँ, जितने जीव जितने ऑर्गेनिज्म ये सारे लक्षण दिखाते हैं, ये सारे लक्षण को मतलब शो करते हैं, वो क्या है, वो लिविंग कहलाएंगे, वो सजीव कहलाएंगे। ई से आप क्या कहते थे, एक्सक्रीशन। अगर वो उत्सर्जन करते हो, उत्सर्जन मतलब क्या होता है, जैसे शरीर में कुछ मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस बनता है, जैसे पसीना अपना हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं अपने ये जैसे कोई हम लोग का पसीना आता है, फिर हम लोग कोई पेशाब करते हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो ये सब क्या है, एक्सक्रीशन है। तो इस देखो ना, ये सारे टॉपिक बन जाएंगे आगे चल के। एक चैप्टर है पूरा पूरा रिस्पिरेशन, एक ये रिप्रोडक्शन एक चैप्टर है पूरा पूरा, क्लास 10th में क्लास 12th में दोनों में। अभी क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? ये पूरे पूरे पढ़ने चैप्टर को। और इन टॉपिक्स को आप जाकर क्लास 11th में रिलेट करेंगे वहाँ पर। यहाँ भी हम थोड़ा ब्रीफ आइडिया देते चलेंगे सारी बातों को लेकर। और चलो एमआरएस ग्रेन इतना हो गया। ई से मैंने पढ़ लिया। एन से न्यूट्रिशन, यानी पोषण होना चाहिए, पोषण वो करे। पोषण मतलब कि पोषण क्या एक तरीका है जिससे हम लोग पदार्थ को, भोजन को खाते हैं और उसमें से जो उसका मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन से, उसको हम लोग निकाल मतलब अपने शरीर में उसको मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे आपने दूध पिया, आपने खाना खाया, तो सबटा भोजन खाना खाया तो भोजन कहाँ गया, शरीर में। उसमें क्या थे, कुछ उसमें न्यूट्रिएंट्स थे भोजन में, उसको क्या किया जाएगा, डाइजेशन करके उसमें के पोषक तत्वों को निकाल लिया जाएगा। ये न्यूट्रिशन कहलाता है। ये तरीके हैं। तो न्यूट्रिशन के भी तरीके होते हैं। चलो इसको हम पढ़ेंगे। अब देखो मैं एक बताया हूँ, एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कभी कि वायरस जो होते हैं, वायरस ये क्या है?
ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप उनको क्या बताइएगा, उनको बताइएगा कि पार्शियली लिविंग है। पार्शियली लिविंग कहने का अर्थ है कि वो मतलब आंशिक रूप से, इसका हिंदी क्या होता है, आंशिक रूप से। वो ना ही तो पूर्ण टोटली लिविंग नहीं है, वो टोटली लिविंग जैसे हम लोग क्या टोटली लिविंग है, लेकिन वायरस जो होते हैं वो पार्शियली लिविंग होते हैं, मतलब हल्के फुल्के, मतलब कि कुछ उनके पार्ट्स होते होंगे वो लिविंग वाले हरकत करते होंगे, कुछ उनका मतलब निर्जीव वाले, यानी दोनों समझ लो उनको आप, ठीक है ना, कंपेयर समझ लो। अब मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो आप इस मेरी मजबूरी को समझ सकते हो, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 है, इसको मुझे कराना नहीं था, लेकिन क्या कीजिएगा उसमें मैं देख रहा हूँ क्वालिटीज़ को लेकर थोड़ा डाउट्स है, तो मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर है, और पहला ही चैप्टर में आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, तो आप सब चैप्टर को धुआं-धुआं करते चलोगे, तो उसमें गर्दा उड़ाते चलोगे। अगर पहले ही चैप्टर में थोड़ा आपको मज़ा ना आए, उसमें फीलिंग्स ना आए, आपको चैप्टर थोड़ा-सा टफ लग जाए, तो फिर आप आगे की इच्छाएँ भी आप कम कर पाओगे ना। तो मैं इसको दूर करने के लिए ऐसा सोच रहा हूँ कि एक बार मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, दोबारा वीडियो शूट करना पड़ता है, चलेगा। एक बार दोबारा इसको अपलोड भी करना पड़ेगा। मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ में एक भी डाउट नहीं बचना चाहिए। देखिए ऑफ़लाइन में तो मैं करा सकता था, लेकिन ये जो यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, मैंने वादा किया आपसे कि मैं आपका पूरा क्लास दिसंबर तक मैं आपका पूरा चैप्टर फिनिश करने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखना इस जितना मैं टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, इसको पेड कोर्स पे आपको पढ़ना पड़ता है। आप कोर्स खरीदते हैं, वहाँ से पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है? फिर भी उसको भी नोट्स आपको बनाने में बहुत समय लगता है, उसमें भी आपको तकलीफ़ आएँगी। तो मैं सारे को दूर करके ऐसा काम किया हूँ कि आपके सारे नोट्स मतलब पूरा हिंदी में मीडियम में है, और कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है तो बिल्कुल इस टॉपिक पे आ सकता है, उसका भी डाउट्स बहुत मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएँगे। तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरा मेहनत आपको पसंद आता है तो। और जो भी आपके कोई रिलेशन में लड़की है, लड़का है, तो बोल सकते हैं कि बिल्कुल घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकता है पूरा-पूरा, अगर थोड़ा वो ईमानदार हो तो। और अपना नंबर भी मेरा शेयर कर सकते हैं, किसी को मतलब कुछ ज़्यादा डाउट्स हैं तो वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपने अपने लिंक दे देना, बता देना जो तुम्हारा लिंक है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों का अलग ग्रुप से ना, तो उसमें आप उनको ऐड कर सकते हो। इतना बात क्लियर है कि सजीव क्या है। अब बात करते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो चैप्टर अपना वाटर लाइफ प्रोसेस, ये जैव प्रक्रम क्या है। तो देखो हम लोग जीने के लिए जो कार्य करते हैं ना, जीवित रहने के लिए जो जो हमको कार्य करना पड़ता है, जो जो प्रोसेस करते हैं, वही तो लाइफ प्रोसेस है। तो हम जीने के लिए क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, शोषण करते हैं कि नहीं करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम लोग, जो क्या है बेसिक हैं और मतलब कंपलसरी हैं। तो इसको आप कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस है। तो देखो मैंने उसको क्या लिखा, अब एनसीईआरटी में भी जाओगे तो एनसीईआरटी कहती है कि जीवन के लिए जो अनुरक्षण के लिए जो कार्य करना पड़े, वो लाइफ प्रोसेस है। एक और खूबसूरत बात है कि मैं आपको साथ साथ में एनसीईआरटी भी कराते चलूँगा साथ में, तो आपको नो टेंशन लेना है, आपके पास एनसीईआरटी सिर्फ होना चाहिए। अच्छा, मैंने इस चैप्टर को उस चैप्टर में बताया था लाइफ क्लासेस में कि आपसे क्या क्या होते हैं। तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है तो बिल्कुल अच्छे बच्चे हैं, आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए। देखो एक तो पहली सस्ती बुक है ये 100 रुपये में बुक आती है, और इसमें तीनों साइंस आपको 100 रुपये में मिल जाते हैं। अगर आप अदर बुक्स में जाते हैं, जैसे आप ये सब बुक खरीदते हैं फालतू में, ये देखिए सब बुक अच्छे नहीं है, इनको आप खरीदते हो तो देखो इनमें आपका पैसा ज़्यादा देता है। ये मान लो 81 का ये हो गया, और कुछ इसमें डिस्काउंट मिलेंगे, 3-3 बुक आप लोग ऐसे खरीदने पड़ेंगे छोटे-छोटे। और ये क्या है, एक ही बुक में कंप्लीट है, और ये बहुत मतलब अच्छे लेवल के बुक्स होते हैं एनसीईआरटी। इसको मतलब क्या है, थोड़ा इसमें डाउट्स होते हैं कि आप खुद से नहीं कर सकते हो एनसीईआरटी, ये है। तो आप इसको भी क्या खुद से पढ़ लेते हो, इसको भी तो आप कोचिंग में जाकर क्लासेस कर रहे हो। तो जब कोचिंग वाला तुम्हारा ही बुक तुमसे छपवाएगा, तुमसे याद करवाएगा। देखो मैं बोलता हूँ इसे पढ़ाना कितना आसान है, इसे पढ़ाना कितना आसान है, लेकिन बच्चों का कुछ फीलिंग नहीं आएगा, आपको बोरिंग हो जाएगा, ये रटने वाला विषय बन जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि रटने वाले मेरे वीडियो पर आएंगे नहीं तो अच्छा रहेगा। देखो इसमें सजीव कुछ संगठन बता रहा है, हम तो पढ़ते ही नहीं सब चीज़ों को। और देखो, और ये पोषण यहाँ से डायरेक्ट शुरू किया है, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। कुछ जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन उसका आंसर लिख देता है इधर, इसको मैं लिखवा देता, ये मैं छपवा देता, बोलता चलो ये आंसर है तुम याद करो। लेकिन देखना अपना सब कुछ अलग होगा, आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आप जैसे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। मैं बिल्कुल आपको सारे विषय में ऐसा फोड़ फोड़ के पढ़ा दूंगा कि आपको मतलब कुछ उसमें डाउट्स होंगे नहीं शायद मेरे ख्याल से, और तुमको भी पहले से बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। थोड़ा सा आप में ईमानदारी होना चाहिए कि आप रिविजन खूब करना जम के, और रिविजन तो आपको करना ही पड़ेगा, और तुम पढ़ने को मजबूर हो जाओगे, ये मेरा ड्यूटी है। मैं कैसे आपको पढ़ाई में एक ऐसे आपको मैं मोड़ के लाऊँगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, और तुम खुद कुछ अच्छा पढ़ने लग जाओगे, और तुम बाद में हमको थोड़ा अच्छा बोलोगे। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, तो तुम हमको मतलब दिल से दुआ दोगे कि किसी ने आपका जीवन बदलने में बहुत परिश्रम किया। तुमको खेलने के पीछे, तुमको तुम्हारी बुरी आदतों को बहुत दूर मतलब पीछा कर के तुम्हारा मैं सारे मतलब तुम्हारे जीवन के जो भी कष्ट है ना, उसको मैं दूर करने वाला हूँ। ऑफलाइन वाले को बता रहा हूँ, ऑनलाइन वाले तो अब हमसे बहुत दूर हैं। कोई बात नहीं, अब सीरियस होकर पढ़ते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस बहुत क्या बोलते हैं बेस्ट होता है। चलो इसमें देखना, अगर ये 1 पार्ट से लेकर 5 तक के आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। अध्याय 6 से लेकर अध्याय 9 तक ये आपका बायो में आता है, जीव विज्ञान में आता है।
अध्याय 10 से लेकर आपका अध्याय 14 तक ये आपका फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, आपका फिर से आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है अपना आवर एनवायरनमेंट, ये फिर से बायोलॉजी में आता है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन वाला प्रबंधन है, जो क्या बताएं, नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट जो चैप्टर है ये आपका किस में आ जाएगा, फिर से केमिस्ट्री में आएगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, ये चैप्टर मतलब हद तक ये एसएसटी से मैच करते हैं, खासकर बायो अपना ये क्या बोलते हैं, जियोग्राफी से मैच करता है चैप्टर ये। तो अब अगर आप कहीं कहीं जियोग्राफी चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिए हो तो इन चैप्टर में आपको बहुत सहायता मिलेगी, आप खुद पता चलेगा पहले से पढ़ के बैठे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब मेरे चैनल पे हैं तो आपको 16 का 16 चैप्टर कराए जाएंगे, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। विथ आंसर क्वेश्चन एंड उनका एमसीक्यू साथ में, कुछ भी नहीं छूटेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आप चैनल के साथ बने रहिएगा, नोट्स बनाते चलो, पढ़ते रहो, आपका पैसा पूरे साल भर के महीना बच जाएगा। और उस पैसे को अपने जीवन में कभी काम में लगा देना। और कभी आपको डोनेट करना होगा तो हमारे नंबर पर डोनेट कर सकते हो गुरु दक्षिणा के रूप में। चलो ठीक है, धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं ना, ये हमने कुछ जान लिया। तो हम लोग तो लाइव प्रोसेस में है ना भाई, 103 पेज में हम आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ आपको वहाँ भी थोड़ा थोड़े अच्छे पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में, उसको आप हाईलाइट करते चलेंगे और उसको पढ़ते चलेंगे। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है लाइव प्रोसेस के बारे में। पहले तो आप क्या करना, पहले तो जब प्रक्रम जो चैप्टर इतना शुरू होता है ना चैप्टर ये, तो पहले तो भाई देखना जब भी चैप्टर पर शुरू होता है लाइव प्रोसेसेस, तो आप इनको क्या कीजिएगा, आप एक बार जरूर रीड करेंगे मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद। ठीक है, नोट्स बनाना है, लेक्चर अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करना है। मक्खन की तरह एनसीईआरटी आपके दिमाग में दौड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपको पूरा चैप्टर याद हो गया। ठीक है, लाइव प्रोसेस, जैव प्रक्रम, आप इनको बाद में पढ़ना है। अभी मैं किन टॉपिक की बात करना चाहता हूँ, ये जो हमारा प्रश्न उठ रहा है कि सर ये लाइव प्रोसेस क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, तो दिखना नहीं लिखा जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पहले आप यहाँ से पढ़िएगा तो मिल जाएगा। कहता है कि वे सभी प्रक्रम यानी वे सभी प्रक्रियाएँ, वे सभी प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं। अनुरक्षण मतलब सुरक्षा के लिए, जीवन रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो पहले तो ये लिख रहा है कि अनुरक्षण क्या होता है, कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। अब कहते हैं उस समय भी चलता है, कहता कि ये उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, यानी आप सो भी गए हैं ना तो भी आपका लाइफ प्रोसेस चल रहा है। कैसे, आपका हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, किसको, ब्लड को करते हैं ना। आपको देखना है, आपका धड़कन, कभी आपका दिल रुकता है क्या, हार्ट कंटिन्यूस क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते रहते हैं। मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको, इस चैप्टर में हार्ट के भी बारे में पढ़ना है। बहुत ही लंबा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, इसमें सब कुछ पढ़ना है आपको। ठीक है, हार्ट देखना आपको, यहाँ पर हार्ट भी पढ़ाया जाएगा आपको, ये अपना हार्ट है तो आपको यहाँ भी सब कुछ पढ़ाएंगे, मानव का हृदय। तो आपको बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है, लेकिन मैं इसको मजे मजे में ख़त्म करूँगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपका ये मैथमेटिक्स आज खत्म हो गया, 7 लेक्चर बने हैं चैप्टर के लिए, 7 मुझे लेक्चर शूट करने पड़े तब एक चैप्टर का रियल नंबर खत्म होगा। चलता है, मैं इसको 7 लेक्चर में ख़त्म करूँ, 8 में करूँ, ये मेरा ड्यूटी है। लेकिन ख़त्म किया हूँ, बहुत अच्छे से किया हूँ। आप पर अपने नोट्स मिला लेना, किसी अपने भाई लोग से देखना, उनसे तो आपका नोट्स भारी पड़ेगा। आपका नोट्स क्या है, दारा सिंह जैसा हो गया है, उनका मान लो कि थोड़ा शेर है तो आपको बब्बर सिंह है। क्वेश्चन आंसर टॉपिक और क्या बोलते हैं कैटेगराइज और लेटेस्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप में क्या है इंक्लूडेड है। सिर्फ आपको उसी पे अटके रहना है, उसी को रिवीजन करना है, उससे हट के कोई बुक आपको पढ़ने भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, आपने देख लिया ना, बोलता कि सारे क्या है लाइव प्रोसेस कहलाते हैं। अब देखो, तो इनको आपको नोट बना लेना है कि जीवन बनाए रखने के लिए, अनुरक्षण बोला था ना, यानी जीवन को बनाए रखने के लिए एक मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीवन बनाए रखने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखना ये जितने कार्य होता है लाइफ प्रोसेस एक सजीव में होता है ना, उसी को तो हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और लिविंग किसको बोलते हैं, आपको मैंने 6 कैरेक्टर दिखाया था। कितने कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर दिखाए थे एमआरएस ग्रेन के द्वारा। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, ये सारे क्या हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स हैं, लक्षण थे ना। ओके, तो जीवन बनाए रखने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा की जाने वाली एक बेसिक और आवश्यक गतिविधियाँ, यानी गतिविधियाँ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिविटीज जो भी आप कार्य करना पड़ता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो सारा प्रोसेस जो होता है क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि लाइफ के लिए कर रहे हैं, जीवन के लिए कर रहे हैं। अब देखो तो सर लाइफ प्रोसेस के लिए क्या आवश्यक है, लाइफ प्रोसेस के लिए क्या आवश्यक है, तो आप याद रखना लाइफ प्रोसेस के लिए 4 चीज़ें होना जरूरी है। पहला न्यूट्रिशन, ओके, दूसरा रेस्पिरेशन, आपको वीडियो आपको क्लियर दिखेगा ना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और इसमें मैं पहले से ही
तो इसमें आपको शायद पूरा प्रॉपर अच्छा दिखेगा। पता नहीं उसमें क्या हो गया था, मैंने तो हाई लेवल पर किया था, शायद मुझे लगता है ना कि उसमें नेटवर्क का इशू था उस दिन, बहुत बार बार रिकनेक्ट हो रहा था ना बार बार नेटवर्क, तो उसमें लगता है कि कुछ लोचा वोचा हो गया। और अपने को उतना आता नहीं है सब ये सब लाइव क्लासेस करना है, उसमें क्या क्या है, क्या सेटिंग वेटिंग। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली कुछ थोड़ा यूट्यूब से क्लासेस देख देख के सीख लिया हूँ कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे अपलोड करना है, इतना ही जानता हूँ बस। और कैसे कैसे आपको उसका डीपीपी लगा देता हूँ और वीडियो अपलोड कर देता हूँ। हाँ, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसमें, जो आपको दे रहे हैं क्वालिटी, मतलब समझ लो कि इंडियाज़ बेस्ट हैं। आपका 10वां लेवल का ये बहुत बेहतरीन नोट्स है, ऐसा नोट्स किसी के पास होगा भी नहीं और उनको मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। एक तो न्यूट्रिशन हो गया, दूसरा रेस्पिरेशन हो गया, तीसरा क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये क्या होता है सर? परिवहन एक जैसे दूसरे, नहीं आपने गाड़ी देखा होगा कि यहाँ से बालू कहीं लद के छपरा से आती है, मतलब बालू गिट्टी आता है ना कहीं कहीं से दूर दूर से, वही तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा से आता है। तो हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा सिस्टम है जो मतलब कुछ मटेरियल, कुछ मतलब जो भी एनर्जी बनते हैं, कुछ ब्लड बनते हैं, उसको एक जैसे दूसरी जगह ले जाते हैं, वो सारे काम होता है इसमें, लाइफ प्रोसेस में जरूरी है। और अंतिम में एक्सक्रीशन, यानी जो कुछ मतलब अनावश्यक सब्सटेंसेस बन जाता है शरीर में, जिसको ज़रूरत नहीं शरीर को, उसको निकालना भी तो पड़ता है ना शरीर से, तो उत्सर्जन भी ज़रूरी है। तो ये सारे क्या है लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। तो लाइफ प्रोसेस के लिए कितनी चीज़ें होना आवश्यक है? 4। अब चारों को हम लोग 4 चैप्टर पढ़ना है इसको चैप्टर में। अब एक लाइफ प्रोसेस नाम के लिए दे दिया है, अगर तुम भारतीय भवन किताब कोई बचा होगा देखना, उसके लिए न्यूट्रिशन अलग चैप्टर है, रेस्पिरेशन का अलग चैप्टर है, इसका अलग 4 चैप्टर इसमें बना दिया गया है। एनसीईआरटी ने इसको एक में ही रख दिया है। तो तुम एक चैप्टर नहीं, लगभग इस चैप्टर में तुम 5 चैप्टर 4 चैप्टर को पूरा कवर करने वाले हो मेरे साथ में, ठीक है ना। तो सर चलो इसको उड़ा देते हैं, पहले हम लोग इसको गर्दा उड़ाते हैं, पहले वाले को। लाइफ प्रोसेस की कितनी चीज़ें हैं? 4। 4 में पहला न्यूट्रिशन है, पहले हम इसको ही पढ़ लेते हैं डिटेल्स में, एनसीईआरटी इस पर ही चर्चा किया है। तो चलो, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो कहता है कि देखो ये एक प्रोसेस है जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है और उसको शरीर के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे आपने कुछ खाना खाया, आपने मान लो सेव खाया, एक मानता हूँ आपने एक फ्रूट खाया, फल खाया सेव, वो कहाँ गया? शरीर के अंदर गया। शरीर के अंदर जाके क्या होता है? वो ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, ठीक है। टूटने के बाद क्या होता है? बॉडी में उससे उससे एनर्जी बन जाती है। अच्छा, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं। तो एनर्जी बनता कैसे है? एक प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। खाना आपने खा लिया, वो शरीर में गया, स्टमक में आता है, पचता है, पहले टूटता है, टूटने के बाद उसको पचता है, पचने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन क्या आता है? ब्लड में उसका सारा एनर्जी ब्लड में चला जाता है। और ब्लड सबको, आँख को, नाक को, सबको वो एनर्जी दोहराते देते रहती है। माइंड्स को, आपके माइंड्स को भी, आप अभी पढ़ रहे हो, आपको माइंड्स को क्या चाहिए? एनर्जी। कहाँ से मिल रहा है? ब्लड के माध्यम से मिल रहा है। ब्लड को कहाँ से एनर्जी आया? भोजन से आया। भोजन में क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे। भोजन को किसने तोड़ा? पाचन की प्रक्रिया में उसको तोड़ा गया। तो सारे चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पाचन भी चैप्टर पढ़ना है इसमें टोटल, लगभग बहुत लंबा चैप्टर होने वाला है, लेकिन बहुत आपको मजा आएगा। आप पहली बार बायो हम साथ पढ़ रहे हो तो आपको इतना मजा आ जाएगा पढ़ने में, देखना। फिर आप बोलोगे सर, हमको थैंक यू बोल के जाओगे तुम कि सर कितना अपने मुश्किल चैप्टर को अपने, सब लोग बोलते थे कि बायो रटने का विषय है, बायो याद करने का विषय है, आपने तो इसको ऐसे मस्ती मस्ती में, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में कर करके आपने इसको फ्लो ऐसा तैयार कर दिया कि हमको तो ये रग रग में दौड़ रहा है बायोलॉजी। मैथमेटिक्स में देखना तुम्हारा कैसा फील आ रहा होगा अभी। अब खाली उसमें तरह क्या करना है, उसमें तुम लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, बस ना देखना। तुम्हारे पूरे चैप्टर रियल नंबर तुम्हारे माइंड में ही हमेशा दौड़ते रहेंगे। तुम कभी भी किसी को पढ़ा सकते हो बैठ के आराम से। अब चलो, ये भोजन बन गया एनर्जी के रूप में। और कहाँ बनता है? ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में भोजन बनता है, ये एनर्जी बनती है, स्टोर होता है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते थे? पावर हाउस बोलते थे, ऊर्जा घर बोलते थे। अब इसको तुम अब क्या करोगे, यहाँ से एक बार नोट कर लोगे, इतना नोट सही है, नोट कर लो, जितना मैं पढ़ाया हूँ ये उतना ही है। आप इतना नोट कर लेंगे। चलो, अब आते हैं हम लोग एटीपी। जब आप पढ़ लिए एटीपी के बारे में, इसका पूरा नाम देख लेना। इसको बोर्ड ने पूछ लिया था और पूछता भी है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो मैंने नीचे लिख दिया था ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको क्लास 9 में भी मैंने बता दिया था, आपको वहाँ भी याद हो गया था। चलो, फिर अब कुछ भूल गए फिर से आप याद कर लेना इसको। एटीपी क्या होता है? तो एटीपी मतलब एक रासायनिक ऊर्जा का रूप होता है, केमिकल एनर्जी का रूप होता है। एटीपी क्या है? एटीपी केमिकल एनर्जी है, क्या है? एक रासायनिक ऊर्जा का रूप होता है, ठीक है ना। और कहाँ ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, इसीलिए ऊर्जागर बोल देते हैं। चलो, अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन के बारे में। उसमें देखो, अभी मैं एक चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ना है सबको। अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी बनता है, यानी श्वसन से क्या मिलती है? हमको ऊर्जा बनता है शरीर में। श्वसन क्या होता है? तुम अगर सोच रहे हो कि सांस तूने खींचा, फिर तूने सांस छोड़ दिया,
तो देखो इसमें एक ब्रीदिंग भी आती है, सांस लेना छोड़ना भी एक आता है। लेकिन श्वसन एक अलग चीज़ है। श्वसन क्या है कि तुम्हारे शरीर में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाता है। अब ऑक्सीजन जाके क्या करता है उसमें, ये भोजन को पचने में और उसमें बहुत एनर्जी, ऑक्सीजन जाके मतलब पाचन करता है, भोजन का पाचन से वहाँ बहुत एनर्जी बनती है भयंकर रूप से। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर वायु नहीं जाएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर एटीपी उतना अच्छा नहीं बनेगा फॉर्म में, उतनी ऊर्जा नहीं बन पाएंगे जितना आपको बनना चाहिए था। तो इसको भी हम लोग पायरुवेट में पढ़ेंगे, वहाँ बताएंगे जब वायु नहीं जाती है तो क्या होता है। कभी कभी आप दौड़ते हैं ना, देखना तेज़ दौड़ते हैं तो आपके पास में देखना आपके मसल्स में दर्द होने लगता है, आपके पैर की मतलब जहाँ मांस है वहाँ पर, या कभी कभी आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द होने लगता है, क्रैम्प होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं जाती है प्रॉपर। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन, ये तो परिवहन है भाई, कि शरीर के सारे कोशिका तक मतलब O2 CO2 जितने एनर्जी और उपयोगी अनुपयोगी सब्सटेंसेस है उसको ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अपना मेन चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, न्यूट्रिशन। आपने पढ़ा था जीवन लाइफ प्रोसेस के लिए कितनी चीज़ चाहिए, एक था न्यूट्रिशन, दूसरा था रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो पहले हम न्यूट्रिशन को यहाँ पर अब अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब समझिएगा पहले। अब देखो वीडियो के लोग लिखने मत, देखो मैं आपको कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैंने हाथ नहीं रखा यहाँ पर, मैं इसको ढक के नहीं रखा हूँ, तो तुम परेशान क्यों होते हो? मैं पूरा छोड़ के रखता हूँ कि तुम इसको आराम से लिखना। अभी तुम पहले समझो इस चीज़ों को, मैं पूरा हाथ हटा लूँगा तुमको, फिर से मैं यहाँ से दिखा दूँगा, देख लो। बहुत ईमानदार आदमी हूँ मैं, और मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ, ये दूसरे के लिए तो है नहीं, तो फिर आपसे मैं छिपाऊँगा क्यों? चलो न्यूट्रिशन के बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये है पोषण क्या। पोषण क्या है? तो देखो पोषण क्या है, एक तरीका होता है, एक मोड होता है, जिसको मतलब अलग-अलग जीव अलग-अलग तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें भोजन के पोषक तत्वों के उपयोग कर लिए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए खाते हैं सेव, आपने खाया दूध, आपने पिया दूध, उसमें क्या थे, कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें आपने सुना होगा कि उसमें विटामिन था, उसमें प्रोटीन था, फैट है, आपने पढ़ा ना उसमें बहुत सारे प्रोटीन पाया जाता है दूध में, कैल्शियम पाया जाता है। तो उस वो सब क्या है जो अपना नाम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, ये क्या है, विटामिन्स, ये क्या है? वो सब न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को कौन किसके माध्यम से हम लोग लेते हैं? भोजन के माध्यम से लेते हैं। और वो किस में आता है? पोषण में आता है, न्यूट्रिएंट्स में आता है। ठीक है, कहता है कि प्रक्रिया को कहता है कि कहता है उपयोगी जो उसमें सब्सटेंसेस होते हैं उसको उपयोग कर लेने की प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब देखिए ना, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, भोजन। भोजन क्यों ज़रूरत है भाई? क्यों आपको मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि भोजन टाइम पे करो, मतलब टाइम पे खाना खाते रहो? क्यों ऐसा बोला जाता है आपसे? क्योंकि भोजन से आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, एनर्जी होती है, और रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या लिख दिया सर आपने? ओहो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, ये रिपेयर ऑफ टिश्यू क्या है। देखो, आपको ये मेरा हाथ दिख रहा है ना, तो देखना पिछले संडे के दिन पूरा कट गया था। अभी मैं आपको इसमें देखना, मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, ज़्यादा आपको उभरा हुआ नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको क्लीन करूँ। ये बहुत गहरा था, अभी क्या हो गया, पूरा भर गया है। तो इसको टिश्यू रिपेयर कैसे हो गया? टिश्यू सेल टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है ना, अपने क्लास में पढ़ा था। तो जिसके सेल जितने से ग्रुप सेल थे ये कैसे जुट गए, फिर कैसे जीवित हो गए, कैसे भर रहे हैं पूरा इसमें, फिर नया स्किन इस पर क्यों चल रहा है? एक हफ्ता हुआ, पिछले संडे में हुआ था, इस संडे को पूरा 8 दिन हो जाएगा। लेकिन देखना 8 दिन के अंदर अंदर इसमें मैं दिखा पा रहा हूँ कुछ, तो उभार के भी कुछ नहीं उभर रहा है इसमें, उतना इसमें कुछ नहीं रह गया, पूरा ज्वाइंट हो चुका है, हल्का हल्का है दरारें। देखना एक हफ्ता के अंदर में पूरा पूरा कभी कभी पूरा भर जाएगा, फिर से ऐसा स्किन हो जाएगा। ऐसा अक्सर आपने सोचा क्यों होता है? ये रिपेयर ऑफ टिश्यू क्यों होता है? ये भोजन से ही होता है, क्योंकि भोजन में क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व है, वो पोषक तत्व ही इसको रिपेयर करने में यूज आते हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक लाइन दिखाता हूँ पढ़ के, आपको मेरे साथ जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। आपने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब पढ़ो यहाँ पर क्या एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि क्योंकि अनुरक्षण का काम करती है, लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि क्षति तथा टूट फूट हो जाने पर, मतलब यहाँ पर थोड़ा कट गया, फट गया, टूट फूट हो गया ना हमारे कुछ थी में टिश्यूज में, और उनके टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण मतलब उसको रोक मतलब बचाने की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी की आवश्यकता होती है, और यह केवल जीव के शरीर के बाहर से आती है, तुम्हारे शरीर में नहीं है। तुम कहीं से बाहर से लेते हो, तुम सेव खाते हो, दूध खाते हो, भोजन खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, उसमें से मिलता है, तुम्हारे शरीर में नहीं है ऊर्जा। इसीलिए ऊर्जा का स्रोत बाहर से जीव शरीर के में स्थानांतरण करते हैं। हम लोग दूसरे को चीज़ खा के अपने शरीर में उसको मतलब ये क्या कर लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं ना, हाँ ट्रांसफ़र बोलते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने अंदर में। के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, इसके लिए कोई कहता है, इसके लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए। कहते हैं इस ऊर्जा के स्रोत को हम
भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। बुझा गया ना? हम भोजन अंदर लेते हैं और उस देखो, मैं अब तुम चाहो तो यहाँ से भी तुम हाईलाइट कर सकते हो एनसीईआरटी की लाइन क्या कर रही है पोषण के बारे में। तूने तो एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिया कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या है। दूसरा चीज़ अपने क्या सीखा है यहाँ पर, पहले तो भाई ये क्यों जरूरत है भोजन, टूट फूट की मतलब जो भी उसको ये मरम्मत करता है। और यहाँ पर देखने को लिख रहा है ये जो ऊर्जा उसको मतलब टूट फूट कैसे ठीक होता है, ऊर्जा से होता है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो साफ साफ लिख रहा है एनसीईआरटी आपको यहाँ पर कि इस ऊर्जा को सूरज जो आप भोजन से शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। जो आप ऊर्जा थे कैसे लिए, भोजन के माध्यम से अपने शरीर के अंदर आप ले गए, मुंह में लिया अपने, वो अंदर गया और उससे ऊर्जा मिला आपको, ये क्या कहलाएगा, ये न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उस बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री का भी आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी कुछ हम लोग अलग से भी ले लेते हैं ना विटामिन डायरेक्टली, किसी ग्लूकोज चढ़ा लेते हैं शरीर में, कभी कमजोरी होती है तो कोई कोई मतलब एनर्जी ड्रिंक्स पी लेता है ना कभी कभी। इन चीज़ को यहाँ तक आपको रीड कर लेना। ठीक है, अब तुम पढ़ना ना घर पे, एक भी डाउट्स नहीं बचेंगे आपके इसमें। ठीक है, मेरे साथ पढ़ना, जहाँ से देखो ये पेज तो आपको खुद से पढ़ना चाहिए। पहला पेज होता है ना, वो जैसे मतलब कोई मूवी नहीं शुरू होता है तो उसमें पूरा लिखता है उसका कास्टिंग, ये हीरो ये है, उसके पूरा बायोडाटा होता है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। सर आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? देखो भाई, अगर तुम कहोगे तो ऐसा पढ़ाएंगे ना इतिहास की तरह, तो साइंस है, इसको इतिहास की तरह हम लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ाएंगे। इसके मेन फैक्ट को बता देंगे, अब खुद आपसे रीडिंग लगाइएगा ना तो मक्खन की तरह दौड़ेगा आपके दिमाग में। इसको बोलते हैं समझना। और रटने वाले के तो नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, अपना हम लोग थंबनेल चेंज करेंगे। हम लोग अपने थंबनेल में क्या बना देंगे कि रटने वाले दूर रहे, रटने वाले अपने लेक्चर से क्या रहे, दूर रहे। ऐसा हम लोग बना देना चाहते हैं कि कोई बच्चा रटने वाला बिल्कुल अपने चैनल बनाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि आके रटेगा उसको कुछ मिलेगा नहीं। और समझने वाले तो बम्पड़ है। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बिना रटे हुए पूरा किताब तुम्हारे दिमाग में दौड़े, लेक्चरर तुम बन जाओ, अच्छा एक लेक्चरर बन जाओ। अब देखो न्यूट्रिएंट्स आपको बता दिया क्या है, भोजन पाए जाते हैं, फूड ऑफ कंपोनेंट होते हैं। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी जो फूड के जो घटक होते हैं उसको बोला जाता है। इसमें घटक क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा छठे क्लास में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट यानी वसा, मिनरल्स और विटामिन्स। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स अलग अलग हैं, आपने इसको अच्छे से समझ लिया। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छा अब नोट्स बनाना था ना तो बिल्कुल अब बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको समय दिया था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अब जब भी चाहें तो वीडियो को रोक सके, आराम से नोट्स बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, स्क्रीनशॉट सड़ जाएगा आपका, वैसे ही पड़ा। लेकिन आप इसको मेरे साथ साथ बना लेंगे ना, थोड़ा हम मानता हूँ कि आपको 2 घंटा लग जाएगा बनाने में, 3 घंटा लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बनाना, थोड़ा आज बनाना, थोड़ा कल बना लेना, चलेगा। ये एक दिन में मैंने थोड़ी किया नोट्स, इसको मुझे तैयार करने में कम से कम 4-5 दिन लग गए हैं। ये एक दिन में मैंने थोड़ी ना तैयार किया है। इतने कम इसके इतना आपको तैयार कर देना, इसको आप आसान समझते हैं क्या, बहुत दिन लगता है इसमें। ये 5-6 पेज तैयार करने में हमको 5-6 दिन लगता है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ आपको सजना पड़ता है, पूरा बुक एक बार रीड लेना पड़ता है, एक बार समझना पड़ता है। उसका बहुत सारे टर्म्स हैं जो इंग्लिश में है, उसको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तब ये पूरा सज धज की तरह, दुल्हन की तरह ये नोट्स बन के आती है। देख रहे हैं दुल्हन कितना खूबसूरत होता है जो उसको सजाया जाता है श्रृंगार से, तो ये पूरा आपका नोट्स है। पूरा नवी क्या बोलते हैं, एक नई वधू जो होती है, एक नई दुल्हन होती है, उसकी तरह ये इतना इसमें मैंने श्रृंगार किया है, इतना सजाया है आपके लिए। चलो अब न्यूट्रिशन हो जाएंगे 2 प्रकार के, एक हो जाएंगे ऑटोट्रॉफ्स, एक हो जाएंगे हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब स्वपोषी पोषण, खुद से, इसमें क्या होंगे, इसमें ऑर्गेनिज्म जो होंगे अपना भोजन खुद से बना लेंगे और इसमें दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे। ये नोट्स पॉइंट लिख लेना, मैं वहाँ लिख दिया हूँ। जो अपने से भोजन बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स यानी विषमपोषी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, विषमपोषी। सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं क्लियर। एक बार पढ़ भी देते हैं। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं या बनाते हैं, और इस प्रकार के जीव को ऑटोट्रॉफ्स इस प्रकार के जीव ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इसमें हेटरोट्रॉफ्स में क्या होता है, विषमपोषी पोषण में क्या होता है, इसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और ऐसे जीव को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जीव को हम लोग हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। इनका एग्जाम्पल भी कुछ होना चाहिए। तो चलो ऑटोट्रॉफ्स में क्या आते हैं, पहले तो आते हैं बिल्कुल हरे पेड़ पौधे, एक आते हैं दूसरा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें क्या आते हैं, हेटरोट्रॉफ्स में क्या आते हैं, फंजाई। इसको फंगी नहीं पढ़ने, अब इसको आपको क्या, इसको अपने क्या पढ़ना है, इसको अपने कवक पढ़ना है, यानी फंजाई पढ़ना है। फिर कुछ बैक्टीरिया, देखो सारे बैक्टीरिया को आप नहीं रख सकते हो हेटरोट्रॉफ्स में, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, इसीलिए कुछ सम बैक्टीरिया मैंने रखा है। और कुछ एनिमल्स मतलब सब, हम लोग, अरे हम लोग एनिमल भी हैं। आप लोग एनिमल मतलब पशु और जानवर समझते, ऐसा नहीं, हम लोग भी तो जानवर हैं एक।
लेकिन हम लोग क्या है, एक मतलब समझदार जानवर हैं। और बाकी जीव क्या है, जैसे गाय वो क्या है, थोड़ा उतना हमें जितना में बुद्धि नहीं है, लेकिन वो भी जितना हम लोग काम करते हैं लगभग वो भी करते हैं, जनन करते हैं, वो लोग वृद्धि करते हैं, वो लोग भी भोजन करते हैं, पोषण, मतलब सारा चीज़ लगभग हमारे से वो करते हैं। उनके पास भी बहुत सारे सेल्स हैं, वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे तरह है। अब चलो ऑटोट्रॉप्स में तूने पढ़ा कि आपने क्या सीखा, कि आपने सीखा कि जो पोषण होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटरोट्रॉप्स, यानी कि होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है। तो पहले हम स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखना स्वपोषी फर्दर दो भागों में डिवाइड हो चुका है, एक आता है फोटोसिंथेसिस और एक आता है केमोट्रोफिक, एक केमोसिंथेसिस, एक होता है केमोसिंथेसिस, एक होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण, और केमोसिंथेसिस मतलब रसायन रसायन संश्लेषण, जो केमिकल से खाना बनाएगा। देखो फोटो मतलब प्रकाश होता है, लाइट, जो भोजन लाइट से बनाएगा, जो जीव जो ऑर्गेनिज्म लाइट से अपना भोजन बनाएंगे वो कहलाएंगे फोटोसिंथेसिस, और जो अपना भोजन बना लेंगे केमिकल से वो कहलाएंगे केमोसिंथेसिस। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला बैठ रहा है। देखो आज बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए, एक तो मैथ का मतलब 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर शूट किया हूँ, और इसको भी मैं लेके जा रहा हूँ, तो इसको भी मुझे लगता है 1 घंटे से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उस जो पहले पढ़ा है उसको भी कवर करना है और आगे भी बढ़ना है आज। चलिए तब देखो फोटोट्रॉपिक्स में कौन कौन आएंगे, फोटोट्रॉप्स वाले कौन कौन रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फोटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो इनको पहले देख लेते हैं। फोटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस में इसको, यानी इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश को ऑब्जर्व किया जाएगा, इसमें प्रकाश को सूख लेंगे और बाकी चीज़ लेके भोजन बना लेंगे। तो कहता है कि जब एक प्रकार का स्वपोषी जीव, जब एक प्रकार का ऑटोट्रॉपिक्स ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें सजीव प्रकाश की सहायता से भोजन तैयार कर लेते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। और देखो उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, पौधों में क्या पाता है, क्लोरोफिल पाता है पत्तों में। क्लोरोफिल क्या होता है, हरे ये होते हैं, एक पिगमेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये, जो क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट्स हैं जो उपस्थित होना चाहिए हरे प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में। दूसरा कि ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पेड़ पौधे, इसके क्या है एग्जाम्पल हैं, फोटोसिंथेसिस के कौन कौन एग्जाम्पल है, एक तो है ग्रीन प्लांट्स, एक है साइनोबैक्टीरिया, और कुछ प्रोटिस्टा भी आते हैं, जैसे प्रोटिस्टा में कुछ इगुलिना। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है। और ये फोटो ऑटोट्रॉप्स में क्या है, ये फोटोसिंथेसिस है ये वाले। ठीक है। अब दूसरा आपने जो पढ़ा था केमो वाला, केमोसिंथेसिस, ये भी क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक प्रकार है। तो देखो इसमें इसको हिंदी में रसायन संश्लेषण कहेंगे आप। इसका डिफिनेशन उसके बिल्कुल उल्टा चलेगा। उसमें उसमें फोटो से बनना था, उसमें लाइट से भोजन बना, इसमें केमिकल से बनेगा, इसके लिए नाम है केमो। जब एक ऑटोट्रॉफिक जब एक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, एक स्वपोषी पोषण जिसमें सजीव केमिकल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, केमोसिंथेसिस कहलाता है ये। जैसे कुछ मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ये क्या करता है, मान लीजिए एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इसमें इसके क्या है, बहुत सारे इसमें गल्जी है, प्रेटस है, कि सारे सेल्स हैं कि क्या है और क्या क्या है, तो ये एक मिट्टी से क्या ले लेता है, मान लो कि अमोनियम ले लेता है, नाइट्रोजन ले लेता है, नाइट्रेट ले लेता है। ठीक है, बहुत सारे क्या क्या केमिकल ले लेता है, उसको अपने अंदर लेके और अपना ग्लूकोज यानी खाना तैयार कर लेता है। तो इसने किससे बनाया, केमिकल से बनाया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, केमोसिंथेसिस बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या रखेंगे यार, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से बताइए कौन लाइफ प्रोसेस है। तो मैंने बताया लाइफ प्रोसेस कितने हो रहे थे, 4। कौन कौन बताइए फिर से हमको। तो पहला उसमें क्या था, न्यूट्रिशन, दूसरा था रेस्पिरेशन, क्या था, एक्सक्रीशन, फिर था ना एक और था, एक और क्या था, चौथा क्या था, चौथा बताइए क्या था, जल्दी याद कीजिए एक बार। एक तो था न्यूट्रिशन, एक था रेस्पिरेशन, एक था एक्सक्रीशन, एक था उसमें ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो ये तीनों था ना उसमें, एक और था वो भी नहीं है, लेकिन ये आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमीबा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा अमीबा पर सवाल है, तो मैं एक बात बताना आपसे, थोड़ा इस पर पहले बात टॉपिक क्लियर बात कर रहा हूँ, उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आएंगे। तो देखो मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन के थोड़ा डिटेल्स में जाने के लिए। मैं थोड़ा उसको पहले पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ, तो अभी पढ़ा देना जरूरी है। देखो मैं तो एक डायग्राम बना रहा हूँ, अब बहुत प्यारा सा डायग्राम है, बचपन से इसको सब लोग नाम जानते हैं, किसका डायग्राम है, मान लो अमीबा है, ये इसकी क्या है, न्यूक्लियस है।
और एक मैं बना रहा हूँ, मान लो एक मैंने एक चीज़ बनाई यहाँ पर, अब ऐसे ही पता लग रहा नहीं ये क्या चीज़ है, तो अब कहेंगे प्लांट्स है। ये क्या है? प्लांट्स है। ठीक है, ये क्या है? प्लांट्स है। मैं एक यहाँ पर क्या बना देता हूँ, आपके तरह एक प्यारा सा खूबसूरत बल्ब बना देता हूँ, जो अक्सर अपने खेतों में देखा होगा, पड़े रहते हैं रखवाली करने के लिए। ये घर बन गया क्या भाई? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक बन गया। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसमें एक सेल है। इसमें अमीबा में क्या होता है? एक सेल होता है ना, इसमें एक कोशिका होती है। कितनी कोशिका होते हैं? एक कोशिका होता है। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है। इसमें क्या बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बहुकोशिकीय हो गया, यानी मल्टी सेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कौन कौन हो गया? पौधा भी हो गया और ये मानव भी हो गया। अब इनमें देखो क्या है, मानव में क्या सब कुछ है। हमको सांस लेने के लिए क्या है? हम लोग नाक सांस लेते हैं, फेफड़ा में जाते हैं, लंग्स है। श्वसन के लिए क्या है? लंग्स है, फेफड़ा है। एक्सक्रीशन के लिए क्या है? अपने पास किडनी है। सर्कुलेशन के लिए क्या है? ब्लड। अपने पास क्या है? हार्ट है। ठीक है, सब कुछ है, लीवर है, सब कुछ है अपने पास। हर काम के लिए स्पेशल। देखो हमारे पास इतना सामान, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर अंग कैसे बन गया? क्योंकि हमारे पास क्या है? बहुत सारा सेल है। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुकोशिकीय जीव है। हमारे पास लाखों अरबों करोड़ों कोशिकाएं हैं। तो क्या किया है? कुछ सेल मान लो, कुछ कुछ का मिलकर मान लो कि हार्ट बना लिया है। कुछ सेल मिलकर मान लो, अरे हार्ट ऑर्गन कैसे बनता है? मैंने आपको थोड़ा क्लास 9th अगर रिवाइजन करा दूँ तो आपने कहा था कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू। मैं थोड़ा बात आपको रिकॉल करा देता हूँ। बहुत सारे, देखो बहुत सारे पहले सेल मिला, सेल बना, सेल बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना देंगे? ऑर्गन। क्या बना देंगे? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? और ऑर्गन सिस्टम, पूरा ऑर्गन सिस्टम, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएंगे? एक टोटल एक जीव बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो सेल बना, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू तो हम में सब चीज़ हैं, क्योंकि हमारे सब में सब कुछ इसलिए बन गया, हाथ पैर नाक वो सब इसलिए है कि सेल था, सेल से बहुत सारे सेल था तो टिश्यू बन गया। उन सारे सेल टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना। ऑर्गन से क्या? ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम मतलब सब कुछ के लिए सिस्टम है। एंड श्वसन के लिए अलग चीज़ है, ब्लड साफ करने के लिए अपना हार्ट है, सर्जन के लिए किडनी है, अलग अलग पार्ट्स है ना। तो कैसे बन गए कि हमारे पास क्या है? बहुत सारे सेल थे। तो अब अमीबा क्या करेगा बेचारा? चलो हम पेड़ पौधे के पास भी बहुत चीज़ है, इसके पास क्या है? पत्ता है, पत्तों में क्या? स्टोमेटा है, वहाँ से गैसों का आदान प्रदान कर लेता है। ठीक है, सब कुछ कर लेता है पौधा। लेकिन ये अमीबा क्या करेगा बेचारा? इसके पास तो एक ही सेल है, नाक मुंह कुछ नहीं है, इसके हाथ पैर कुछ भी नहीं है। तो देखो इसके ये क्या करता है? ये बाहर ये देखो, मान लो कि यहाँ पर हवा है, तो ये क्या है? वायु में टच है। इसका शरीर क्या है? इसी कोशिका क्या है? सब कुछ टच है। इसकी जो कोशिका है किस में टच है? वायु से डायरेक्ट टच है। तो डायरेक्ट मान लो यहाँ वायु यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएंगे? परासरण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? परासरण विधि से बाहर से अंदर चला आएगा। आपने समपरासन परापरासन पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा अपने का 9th क्लास में। तो ये कैसे काम कर रहा है? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से कर लेता है। भोजन कैसे लेता है? तो इसके पास सीडोपोडिया है, उससे भोजन को लेता है, टेक करता है, फिर वहाँ पर एक फूड वेहिकल बना लेता है और उसको राजधानी में लेके चला जाता है। वहाँ से भोजन टूट के और उसका एनर्जी अपने कहाँ, उसका अपने साइटोप्लाज्म में लेके चला जाता है, और जो बचा भोजन को फिर शरीर से बाहर निकाल देता है। ये इसके पास हाथ मुंह पैर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास बहुत सारा सेल ही नहीं है। क्या बात मेरा समझ पाए? इतना मैंने आपको क्लास 9th रिवीजन करा है, इसके लिए आप 1 लाइक जरूर दे देंगे यहाँ पर। देखो मुझे अगर थोड़ा बैक में जाना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ, क्लास 9th में जाना पड़ रहा है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन डाउट से आपको बचना नहीं चाहिए यहाँ से। अब इनका आंसर आप कर लेंगे। कहा था कि उनके पास, अमीबा के पास क्या है? ये कह रहा है कि अमीबा के पास क्या है? एक विशिष्ट, मतलब एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है। नहीं भाई, उसके पास तो टिश्यू है ही नहीं। उसके ऊपर डिफ्यूजन करता है, ऑस्मोसिस करता है, या सीडोपोडिया से लेता है, सीडोपोडिया से भोजन लेता है। वो गैसों का आदान प्रदान, थोड़ी सवाल क्या पूछा है कि इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है? और करवाइबा कैसे करता है गैसों का आदान प्रदान? एक विशेष ऊतक से? नहीं, उसके पास टिश्यू है नहीं। आपके पास सीडोपोडिया से नहीं, सीडोपोडिया से कुछ बच्चे मार देंगे, सीडोपोडिया नहीं होगा। सीडोपोडिया से अमीबा भोजन करता है, पकड़ता है, भोजन पकड़ने में हेल्प करता है सीडोपोडिया। और सीडोपोडिया क्या हेल्प करता है? मूवमेंट में, गति करने में, चलता है ना एक दूसरे गति करने के लिए उसमें काम आता है सीडोपोडिया।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस हो जाएगा। ऑस्मोसिस का मतलब मैं इसका हिंदी बता दूँ, इसका हिंदी जगह परासरण क्या हो जाएगा? कहीं बोले सर बोर्ड में तो हमको हिंदी में ऑप्शन रहेगा। अरे भाई इंग्लिश में ऑप्शन रहता है, अरे पागल, एक बार हिंदी में ऑप्शन रहता है, एक बार इंग्लिश में रहता है। मैं तुमको थोड़ा दिखाना चाहूँ, दिखा सकता हूँ। मान लो कि मैथ का पेपर है तुम्हारा, थोड़ा देखना, एक बार क्वेश्चन हिंदी में है तो एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में है कि नहीं है। तो ऐसा ही साइंस में रहेगा, तुम इंग्लिश में पढ़ो, कहीं दिक्कत होगा इंग्लिश में देख लेना, और मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि रटने वाले इस चैनल पर नहीं आएंगे तो बहुत उनका भला ही होगा। हाँ, कमज़ोर छात्र आए, थोड़ा सा पढ़ने वाले व्यक्ति आए, सिर्फ समझने वाले मेरे पाएंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत हाई लेवल तक। दूसरा देखो, निम्नलिखित में हरे पेड़ पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं, कैसे पोषण दर्शाते हैं? हेटरोट्रॉप्स, फोटोट्रॉपिक्स, केमोट और ये नॉन ऑफ दीज। तो देखो भाई, विषम जो हरे पेड़ पौधे हैं क्या करते थे, उनके पास क्या है? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल से क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस किधर है? फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। एक केमिकल वाला तो उसमें नहीं जाएगा, ये तो ऑटोट्रॉप्स में आएगा। लेकिन तुमसे हरे पेड़ पौधे पूछा तो हरे पेड़ कहते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इतना शायद मैं पढ़ाया था आपको, लेकिन अब यहाँ से भी लेक्चर 2 कर देता हूँ। मैं बोला था लेक्चर 2 में यहाँ से पढ़ाना है, लेकिन आज इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा ही, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि दूसरा लेक्चर आएगा। तो दूसरा लेक्चर करने का मतलब फिर वही चीज़ पढ़ा दिया आपको तो फ़ायदा क्या है, तो ये लेक्चर 1 कहलाएगा। लेकिन मैं ऐसा काम किया हूँ कि लेक्चर 1 वाली बात अब रिवीजन हो गया, पूरा डिटेल्स में किया हूँ, कोई कंप्रोमाइज़ में नहीं किया हूँ। कोई लेक्चर 1 देख लेता है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी अच्छी बात है, वो यहाँ से भी कवर कर सकता है। लेकिन लेक्चर 1 देखना भाई, मेहनत लगा है सर जी का। और तुम देखो थोड़ा वीडियो देखोगे तो क्या है, अपना वॉच टाइम बढ़ेगा। तो तुम थोड़ा मेरे लिए क्या करो, 2-3 चीज़ तो मेरे तो लोग कोई नहीं कर रहा है। देखो, एक तो अपने पास क्या आना चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए अपने को, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर अपना होना चाहिए, इतने मेंबर होने चाहिए। तो अभी हम लोग 400 के करीब पहुँचे हैं अभी 6 आदमी को आपको जुड़ना है। दूसरा काम, हमको अपना चैनल को बचाने के लिए हमको 4000 घंटे का वीडियो अपना चल जाना चाहिए, वॉच टाइम होना चाहिए। तो तुम थोड़ा वीडियो देखोगे तो ना ये वॉच टाइम आएगा, पूरा वीडियो देखना। 2 बेनिफिट है। मैं देखना भी, तुम अगर थोड़ा देखोगे, किसी गंदा गीत आता है भोजपुरी का, अश्लील गीत है, जिसमें मतलब किसी बहन के बारे में खराब गाया जाता है, किसी माँ के बारे में खराब गीत गाया जाता है। माँ को तो मैं नहीं लूँगा, चलो बहन ही लेता हूँ। अक्सर हमेशा बहन को टारगेट किया जाता है। अच्छा, मान लो कि मैंने किसी लड़की पे कोई गाना गाया खराब, कोई भी गीत तुम्हारा, और देखो डायरेक्ट गीत गाए जा रहे हैं आजकल, पूरा उसका नाम लेकर, तुम्हारा ये होगा, इसको कौन छुएगा, क्या करेगा, ऐसे ऐसे नाम जिसको कोई लेने में शर्मा जाए। तो ऐसे गीत बनते हैं, तो उसका व्यू आप देखोगे तो भाई मिलियन में आता है, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 100 मिलियन लोग देखते हैं उसको, ठीक है। और देखना यूट्यूब पे सर लोग पढ़ाते हैं, कितना भी मैं अच्छा लेक्चर देखा हूँ अभी तक, खान सर का भी देख लो, किसी का देख लो, कितना व्यू जाता है उन पर, 1 मिलियन, 2 मिलियन पर जाकर अटक जाता है, 3 मिलियन पर जाकर अटक जाता है। लेकिन 100 मिलियन मैं अभी तक नहीं देखा हूँ किसी के पढ़ाई वाले चैनल पर 100 मिलियन व्यू मिल जाए, कोई नहीं देखेगा। बोले कौन चलाएगा ये फालतू चीज़। लेकिन वही कॉमेडी है, गंदी गंदी हरकतें हैं, बातें हैं, तो उसको बहुत लोग देखते हैं। कोई बात नहीं, देखो दुनिया तो बहुत है, कोहिनूर का हीरा देखिए, हीरा तो बहुत है, लेकिन कोहिनूर का हीरा एक ही होता है ना। तो बहुत दुनिया में तो बहुत कुछ कचरे हैं, उसमें तुम क्या हो, तुम तो एक अच्छे इंसान हो। तो चलो हमको अच्छा ही थोड़ा कम ही मिल रहा है तो क्या हुआ, हम लोग का वीडियो थोड़ा भी अपने सदस्य कम है, फिर भी 200 लोग देख रहे हैं, 300 लोग देख रहे हैं, 400 लोग अभी तक देख रहे हैं, चलेगा उतना ही। अपने लिए हम लोग के ज़माने में क्या है, उतना ही अपनी दुनिया है, और अपनी दुनिया बढ़ेगा जब जब अच्छे लोग से आपका संगत मिलेगा, कुछ अच्छे लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, तो अपना वॉच टाइम आएगा धीरे धीरे। तब तक तुम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो, ठीक है। इतना मैं अपने लिए बताया हूँ, ये तुम समझो, ये गुरु दक्षिणा है, तुम हमको ये गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हो। चलो, आज अब लेक्चर 2 में हम लोग आज बात कर रहे हैं, मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिफ्यूजन अपर्याप्त क्यों है, बताओ। वो मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा इसको सुधार रहा हूँ, लेकिन बात मैंने भूल गया था, तो गलती हम लोग से यहाँ पर की है। मैंने बोला था 2 चीज़ यहाँ पर, एक ऑस्मोसिस है, एक डिफ्यूजन है। तो इसका आंसर ये होगा, डिफ्यूजन होगा। देखो वहाँ से क्वेश्चन पूछा है हमसे कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव ऑक्सीजन की प्राप्त देखो अमीबा में क्या था, अमीबा कैसे भोजन, थोड़ी आपसे थोड़ा माफी चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक, सिलड़ी मतलब कि माइनरी मिस्टेक हो चुका था यहाँ पर। ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑस्मोसिस का हिंदी क्या होता है, परासरण। हाँ, इसका हिंदी क्या होता है, विसरण, ये तो लिख दिया हूँ। चलो, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमीबा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो डिफ्यूजन से करता है। क्यों कर लिया, उसके पास तो एक सेल था, एक कोशिकीय जीव है। लेकिन तुम अमीबा क्या था, एक कोशिकीय जीव था, तो उसने डिफ्यूजन से कर लिया। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग तो बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, तो हम लोग के लिए डिफ्यूजन से क्यों नहीं है, देखना, डिफ्यूजन क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है। हमको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी चाहिए, सारे पार्ट्स को चाहिए, नाक को चाहिए। देखो अमीबा के पास तो कुछ पार्ट्स है नहीं,
तो उसको हवा थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल गया, वो गैसों का आदान प्रदान कर लिया, उसका काम हो गया। लेकिन अपने को देखो, ब्लड है, नाक है, आँख है, दांत है, नाखून है, बाल है, सबको ऑक्सीजन चाहिए A to Z। एक अपने मतलब पैर का अपना टोय अंगूठा देख लो और अपना सर का ऊपरी हिस्सा देख लो, यहाँ तक जितने पार्ट्स हैं, जितने टिश्यूज हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो देखो डिफ्यूजन हमें संभव के नहीं है। एक तो ये तो बहुत धीरे होता है, सारे को मिल ही नहीं पाएगा ऑक्सीजन। तो तुम इसका एक आंसर क्वेश्चन करना था, तो इसके आंसर में तुम ये कह सकते हो कि मनुष्य जो है बहुकोशिकीय जीव है और उसके शरीर में बहुत जटिल उसके शरीर क्या है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। हम लोग शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसका हिंदी क्या हो गया, जटिल संरचनाएं होती हैं। और सभी शरीर और हमारे सभी शरीर जो सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ टच में नहीं रहते हैं। मैंने आपको अमीबा का चित्र दिखाया था। जैसे मान लो ये अमीबा हो गया, तो जैसे मान लो ये अमीबा हो गया, तो अमीबा क्या है, इसका सेल जो है किससे टच में है, पूरा इन्वायरमेंट के टच में रहता है। लेकिन हम लोग का सब सेल, मान लो हार्ट तो बहुत अंदर है, तो उसको वो हवा के टच में क्या है, हवा के टच में क्या है, मान लो सिर्फ ये अपना ये त्वचा है, ये अपना जो स्किन है ये किस में है, ये ऑक्सीजन के टच में है। लेकिन इसका अंदर वाला जो ये हड्डी उड्डी दिख रहा है, जो अंदर का सेल्स हैं, वो ऑक्सीजन के टच में थोड़ी ना है, सीधे टच में नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जितने हमारे जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन O2 की आवश्यकता डिफ्यूजन के माध्यम से, विधि से पूरा नहीं किया जा सकता है, पूरा कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मानव जैसे बहुकोशिकीय जीव, जितने मानव जैसे बहुकोशिकीय जीव हैं, गाय है, भैंस है, उनके स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, टिश्यू हैं और ऑर्गन होते हैं, जो उन्हें शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे हम लोग के पास लंग्स है, फेफड़ा है, उसमें ऑक्सीजन लेगा, वो पूरा हवा को करेगा, पूरे शरीर में पहुँचाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक पार्ट्स है। हमारे पास कोई पार्ट्स नहीं है, तो उसको डिफ्यूजन से हो रहा था, हमें क्या होगा, हमें किससे होगा, हमारे पास रेस्पिरेशन है। चलो यहाँ तक क्लियर, आप इसका आंसर लिख ले, कोई अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, पौधों में स्वपोषी पोषण कैसे होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में स्वपोषी पोषण कैसे होता है, तुम पूरा बात जानते हो, पूरी कहानी तुमको याद है कि सर मिट्टी से जल लेते हैं पौधे, और वायुमंडल से क्या ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। उनके पास पौधों में क्या है, क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और एक ग्लूकोज बन जाता है। तुमको प्रोसेस याद है, फिर भी पढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्या करो, टॉपिक में है तुम्हारे पास। हम मानता हूँ तुम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे भी अपने छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने शायद क्लास 6 में बचपना से मतलब थोड़ा उनके पास बचपना था, उन्होंने सीरियस नहीं देखा, नहीं पढ़े। लेकिन तुम अगर कोई क्लास में 10th में आकर बच्चा ऐसा हरकत कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है ढंग से, तो तुम भाई अब छोड़ दो। तुम माता पिता के नाम पर क्या कलंक हो। कभी तुम देखना, तुम एक ऐसा काम कर दोगे ना, जब तुम कुछ बन जाओगे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पिताजी का सर सीना का वो चौड़ा हो जाएगा। वो गाँव में कैसे घूमेंगे, पूरे गर्व से घूमेंगे, अरे मेरा बेटा था कलेक्टर है, मेरा बेटा अफसर है। तो तुम थोड़ा सोचो कि तुम्हारे अच्छा करने से तुम्हारे पिताजी को कितना गर्व महसूस होता होगा। पता है, हमको भी बहुत होगा। लेकिन तुम लोग क्या लगता हो कि मतलब बच्चे आजकल के क्या सोचते हैं, मतलब अक्सर आज के मतलब जो जनरेशन चल रहा है, इसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो भाई ट्यूशन करा रहा है, पैसा कमा रहा है, इसका पैसा है। लेकिन कभी तुम देखना, अगर तुम कभी तुम मेरे मेहनत को देखोगे ना, तो शायद तुम कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, जो भी कुछ है तुमसे ले, मतलब अपने परिवार के लिए लेता हूँ, अपने जीवन के लिए कुछ भी, थोड़ा भोजन वोजन के लिए जो कुछ आवश्यकताएं हैं उसके लिए मैं पैसा लेता हूँ, तो कहीं ना मेहनत के आगे वो सब कम है। देखना, हर दिन 10, 11, 12 बजे तक जगना पड़ता है, फिर सुबह 3 बजे जगता हूँ तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारे लिए वीडियो बनाना, कंटेंट देना, नोट्स बनाना, फिर तुमको अच्छे से फिर से क्लास में पढ़ाना, फिर दोबारा तुमको हेल्प करना, इतना मेहनत करना। फिर और महीना का क्या पैसा लेते हैं हम लोग, पूरा 30 दिन ऐसा करने पर अगर कोई बच्चा हमको 200-250 रुपये दे रहा है ऑफलाइन में, तो ये क्या कोई कीमत ज़्यादा थोड़ी ना है। तुम महसूस करना कि देखना, अभी घर पे एक मजदूर आता है अपने घर पे, वो सुबह क्या आता है, 9 बजे आता है, शाम को 5 बजे तक देखना वो घर का काम को चला जाता है। कितना पैसा हम लोग देना पर हम लोग खुद देते हैं। अभी आपने भी घर में काम कराया होगा, हम भी कराए हैं, तो उसको हम लोग 400 रुपये देते हैं। एक मतलब सिर्फ उसने 8 घंटा काम किया तो उसको अपने 400 दिया। अगर मैं मान लो तुम्हारे लिए, एक बच्चे के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, पूरा 300 दिन पढ़ा रहे हैं, संडे को भी संडे हम लोग नहीं बूझ रहे हैं। फिर घंटा अगर तुम जोड़ोगे ना, तो एक तो मैं तुम्हारे साथ में कम से कम तुम मुझे ऑफलाइन क्लास में दिया जा रहा है, क्लास 2 घंटा 3-4 घंटा का तुमको क्लास दिया जा रहा है डेली। फिर तुम्हारे को इतना जो कंटेंट बढ़ा रहा हूँ साइड से जाकर, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा 3-4 घंटे जाता है। यानी तुमको डेली 8 घंटा करके 30 दिन करने पर 200 रुपये लेना, ये कोई फीस नहीं है, और फीस लेना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझो इसको फ्री पढ़ा रहा हूँ,
वो जो तुम जो भी कुछ दे रहे हो मुझे खाने पीने के लिए दे रहे हो, तुम एक दक्षिणा के रूप में दे रहे हो। ये तुम्हारा धर्म है कि जो भी अपने गुरु जी हैं, जो गुरु लोग होते हैं, हम लोग उनको अपने उनके जीवन के लिए कुछ भी देते हैं। जैसे मदरसा में क्या होता है, मौलवी साहब जी लोग को सब घर वाले हर दिन खाना खिलाते हैं, उनको कुछ कुछ थोड़ा बहुत पैसे भी देते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार होता है। तो तुम हमको पैसा थोड़ी ना दे रहे हो पागल। तो देखो इसीलिए गुरु को मतलब कहीं ना कहीं माता पिता से भी ऊपर बताया जाता है अगर रियल में देखो तो। देख मतलब मैं बिना स्वार्थ के लिए तुम्हारे लिए मैं दिन रात एक कर किया हूँ, और तुम लोग यहाँ कोई भटकता है, कोई इधर खेलता है, दिल में बहुत दर्द होता है। मतलब इतना तकलीफ होता है, तुम उसको शायद कभी फील ही नहीं कर पाओगे। तुम फील करोगे, अभी नहीं करोगे, तुम आज से 3-4 साल बाद इतना बेहतरीन फील करोगे। तो मैं क्यों उस दिन तुम खुद रोओगे, खुद से आंसू तुम ही खुद पोंछोगे, खुद तुम भी रोओगे, अपने को तुम खुद रुलाओगे, अपने को भी तुम खुद मनाओगे। वहाँ कोई दूसरा नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए, मनाने के लिए। तुम्हारी माता भी नहीं जा पाएगी। देख तुम्हारा माँ कितना तुमको हर दिन बोलती है तुम लोग को कि बेटा अच्छा काम करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छी संगत में रहो, अच्छी-अच्छी मतलब हैबिट्स अपने पास रखो कि तुम्हारा कोई कंप्लेन तुम पे ना हो। तो तुम माँ को भी दोष नहीं दे पाओगे उस दिन, अपने पिताजी को दोष नहीं दे पाओगे, क्योंकि पिताजी तुम्हारे 200-250 जो भी तुम्हारे फीसेस है, तुम्हारे पास जो कपड़ा है, लता है, और तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे आवश्यकता की पूर्ति है, इसके लिए उन्होंने घर छोड़ के तुमको दिन रात एक करके बेचारे मेहनत करके तुमको 2 पैसा 3 पैसा दे रहे हैं। तुम्हारा सारे आवश्यकता को वो भले टाइम पे शायद ढंग से खाना नहीं खाते हों, लेकिन तुमको पैसा ज़रूर टाइम पे देते हैं कि बच्चों का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। ऐसे मैं तो किसी गरीब बच्चे को तो बिल्कुल मैंने कभी पढ़ाई किसी का रोका नहीं है, ना कभी जीवन में रोकूँगा। जब तक इसमें साँस चल रही है, इस साँस में मतलब ईमानदारी है। जिस दिन मेरा साँस रुक जाएगा समझना कि विकास सिंह बेईमान था। लेकिन जब तक इसमें रग-रग मेरा दौड़ रहा है, खून चल रहे हैं, तब तक ईमानदारी है, ईमानदारी दौड़ते रहेगी। मैं कभी किसी को पैसे के अभाव में किसी का पढ़ाई तो नहीं डिस्टर्ब होने दूँगा। जितना हमसे बनता है उतना ज़रूर करता हूँ। लेकिन इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ और तुम इसको अगर हल्के में लेके जा रहे हो, मेहनत नहीं करते हो, ये बातें जो मैं ऑनलाइन वाले को नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम लोग के लिए जो भी तुम क्लास मेरे ऑफलाइन वाले देखते हो, मेरे छात्र, मेरे साथ रहते हो, बैठते हो, पढ़ते हो, तुम लोग के लिए बातें हैं ये। और ये ज्ञान की बातें सिर्फ अभी जो कुछ बता रहा हूँ, जो भी बच्चा सुन रहा है इसको और इसको दिल पे लेता है, करता है, देखना उसकी जीवन खूबसूरत कहीं ना कहीं उसका एक मतलब एक रोशन सवेरा उसका इंतजार कर रहा है। उसकी खूबसूरत जो उसकी दुनिया है जो उसको इंतजार कर रही है। तुम देखो भाई, तुम इसको शायद नहीं देख पा रहे हो अपनी, तुम वहाँ तक थिंकिंग नहीं देख पा रहे हो। कभी ना कहीं समझो कि तुम अब इस उम्र में तुम्हारे पास बहुत हाई लेवल का मतलब क्या है, हार्मोन्स हैं। इस हार्मोन्स का तुम फ़ायदा उठा लेते हो, तो एक खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बहुत प्यारा-प्यारा खूबसूरत ज़िंदगी है, उसमें बहुत सारे सुख हैं, उसमें बहुत सारे तुम्हारा मतलब इच्छाएँ हैं, सब कुछ उसमें तुमको मिलने वाले हैं, ठीक है? एक रोशन सवेरा कहो, एक खूबसूरत दुनिया एक तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, सिर्फ़ छोटा-सा काम करने के लिए। तुम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे कि तुम इसको प्लीज़ गँवाओ नहीं यहाँ से, नहीं तो देखना देख कुछ होगा नहीं। तुमको हम भगा के मार के क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तुम कहीं न कहीं जाके पढ़ोगे, पैसा बर्बाद करोगे, समय बर्बाद करोगे। तो इसमें मैं तुमको भगा दूँ, मार के पीट कर दूँ, काट दूँ, फोड़ दूँ, इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ समझा दूँ, कहीं हो सकता है मेरी बात तुम्हारे दिल में एक बार चुभ जाए। कभी तुम समझते हो ना सर पागल की तरह हर बार ये लेक्चर क्यों देते रहते हैं, क्लास में भी, ऑनलाइन भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखो ना मेरा तो हर हर क ये मतलब मेरी फितरत है, ऐसा मैं करते ही रहूँगा। क्योंकि हमको जिसने जो भी हमारे गुरु थे, उनका आशीर्वाद से मैं अच्छा हुआ हूँ आज। जो भी तुम्हारे पास आज 2 पैसा का तुम जो भी तुमको कुछ बता पा रहा हूँ, ये ज्ञान है तुम्हारे मेरे लिए, तो मेरे गुरु लोग का है, मेरे गुरुजनों का है। उनका बहुत बड़ा मुझे हम पे आशीर्वाद है। मैंने उनका बात बहुत दिल से लिया था बचपन से ही। देखो पहले तो हम लावारिस थे नहीं, बचपन से ही हम लोग बहुत गरीब मतलब बहुत गरीबी से गुज़रे हैं, तो हमारे पास तुम लोग जितना भी मस्ती करते हो ना, तुम्हारे पास जितना पैसे हैं, तुम्हारे पास जितने मोबाइल्स जो भी बहुत कुछ तुम्हारे पास घर पे है, उतना मेरे पास जीवन में नहीं था। यहाँ तक कि मेरे पास कपड़े भी ढंग के नहीं थे। एक कपड़ा था, मैं मुझे मेरा पूरा याद है कि मैं एक कपड़ा पूरे 365 दिन, जितना मतलब संडे छोड़ के जितना दिन क्लास चला है, मैं पूरा क्लास अटेंड किया हूँ। और तुम सोचो कि मैं कैसे क्लास करता होगा। देखो उसी कपड़ा को पहन के जाता था, 3 बजे आके फटाक से उसको मैं खींच के फिर से मान लो 2 दिन पे उसको मैं खींच के पसार दिया। फिर उसको सुबह-सुबह मेरा सूख गया, उसको फिर सूख गया, फिर उसको मैं रख लिया, फिर उसको सुबह पहन के चला गया। कभी उस कपड़े को मैंने फटने नहीं दिया, उसको पूरा 1 साल इसी एक ही ड्रेस में मैं निकाला हूँ। कितना कष्ट होता होगा समझो कि बच्चे को, और खुद से, माँ से भी नहीं कि माँ तुम मेरे कपड़ा फेंक दो, गंदा हो गया है, ऐसा कभी नहीं। मैंने अपने सारे काम अपने खुद से किए हैं। मैं कपड़ा भी कभी-कभी कोई कहीं फट-फुट गया तो मैं उसको सुई डोरा से मैं सिल भी लेता था। माँ से बोला, माँ ने हमको सिखा भी दिया था। तो मेरा जीवन में जो भी कुछ है मेरी माँ की वजह से है। और हम मतलब बचपन में खेलना बहुत शुरू कर दिया था, मैं बहुत मैच खेल रहा था, तो कहीं न कहीं माँ ने मुझे बहुत बचाया था। बहुत मुझे मारती थी। वो
उस समय हमको बहुत खराब लगता था, इतना गुस्सा था माँ पे कि क्यों मारती है हमें, मतलब लगता था कि माँ मेरी दुश्मन है। लेकिन शायद मैं एक मेरी अच्छी दुनिया होने वाली थी, मैं इस बात को वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, बचपना थी। लेकिन आज मैं उस बातें को याद करता हूँ तो मुझे कितना अच्छा फील होता है कि माँ कितनी अच्छी थी। तो यार मेरी नहीं, सबकी माँ माँ ही होती है। तुम एक एक आजकल तुम लोग किसी गीत तो सुनते हो शायद कि मेरी मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, एक गीत है ना तुम लोग जो शायद रिंगटोन में फालतू में लगा के रखते हो। कभी उस गाना का भाव तुमने नहीं देखा ना, तो गीत तुमसे कहना क्या चाहती है। सिर्फ तुम लोग सिर्फ भोजपुरी सुनते हो ना, आटा की लोई है कौन टोन टोई है, यही सब तुम करोगे। लेकिन मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, उस गीत का तुमने कभी अर्थ निकाला ही नहीं। वो गीत तुमसे कहना क्या चाहती है। अरे भाई देख, गीत क्या है ना, एक माँ है, सरस्वती माँ का रूप होती है। तो मैं भी गीत सुनता हूँ, मैं तो हिंदी गीत सुनता हूँ, वो भी हिंदी में भी। ये हमको टोंग पोंग वाले गीत नहीं चाहिए, ये डीजे वीजे वाले नहीं। मैं क्लासिकल गीत सुनता हूँ जिसका कुछ एक अच्छा मायने होता है, दिल में पूरा जाता है, गीत लगता है दिल पे, पूरा एकदम दिल खुश भी हो जाता है, सारे दुख भी दूर हो जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये मैं करता हूँ कभी कभी। चलो, मैं तो अपने तरफ से इतना तुमको पढ़ा देंगे कि तुम्हारा सब कुछ, तुम बोर्ड में अच्छे नंबर कर लोगे। लेकिन जो मैं तुमको एक अच्छा इंसान बनाने के जो ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये ना किसी किताब में है, ना ही किसी पुस्तक में है, ना ही कहीं पे तुमको मिलेगा। ये सिर्फ वही तुमको बताएगा जो एक गरीबी से निकला है, जो एक संघर्ष जीवन किया है, उस मुकाब से अच्छा व्यक्ति बन के निकला है, वही वही गुरु तुमको बताएगा। देखो, पढ़ाने के लिए आज बहुत कोई तुमको मार्केट में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ा रही हैं जो थोड़ा मैट्रिक कर गई, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उनको याद हो गया है, वो टीचर बन गए। लेकिन एक रियल गुरु तुमको बहुत कम ही मिलेंगे, और मेरे जनरेशन में वही मिलेंगे जो जो मतलब हम लोग जैसे गुरु से पढ़े होंगे, बुजुर्ग से, जिन्होंने बहुत, हम लोग कायदे में थे। वैसा वैसा कोई मेरा साथी होगा, हमारे हमसे आगे पीछे वाले बैचलर जो होंगे, वो तुमको ऐसी बातें बताएंगे। बाकी ये जो आजकल के लौंडे वोंडे हैं, तुमको कुछ बताने वाले नहीं है, खुद उन पे अपने आप को नियंत्रण नहीं है, और तुमको क्या खा मिट्टी बताएंगे। चलो, बहुत हो गया बातें। देखना, मैं ये बात बात करते ही रहूँगा, तुमको बुरा लगे कुछ भी लगे। मुझे तो लगता है सब बच्चों को बुरा नहीं लगता होगा, जो भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन हैं, मित्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कभी तुम हमको अगर दुश्मन समझते हो, ये तुम्हारी भूल है, ना समझ है तुम्हारी। तुम एक लड़का हो, एक लड़की हो, हमको एक दोस्त के तौर पर तुम बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। कोई भी कठिनाई हो जीवन में, तुम एक बार हमको बताना, देखना, उसका मैं बहुत अच्छा प्यारा सा सोल्यूशन निकाल दूंगा। कुछ भी मतलब हो, एवरीथिंग, मतलब तुम्हारा लाइफ का जो भी टॉपिक चल रहा है तुम्हारे दिल में, धड़कन में, जो तुमको बहुत सता रहा है, परेशान कर रहा है, उससे तुम निकलना चाहते हो, उसमें तुम अपने आप को नहीं डिफेंड कर पा रहे हो, तुम हमको बताना। देखना, एक गुरु जो होता है ना बच्चों का, एक बहुत बेहतरीन दोस्त होता है। तुमको मैं बहुत आसानी से निकाल दूंगा वहाँ से, और तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुमको तुम्हारी ज़िंदगी कितना मैं सेव कर दूंगा वहाँ से। मैं बोलता भी हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कभी तुम्हारे दिल में कुछ भी है, घटना घट रही है, तुम किसी से बहुत परेशान हो चुके हो, और तुमसे नहीं हो पा रहा है सॉल्व, तो बताना, हमसे वहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलो एक बार आते हैं, फिर से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर। हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफ्स पढ़ रहे थे, ऑटोट्रॉफ्स में हमने पढ़ा थी फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ते हैं कि पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पौधे भाई भोजन वोजन कैसे करते हैं अपना, पोषण क्या है, पोषण का तरीका है भोजन ग्रहण करने का, और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का। हम आपको दिखाते हैं ना अपने एनसीईआरटी के लाइन पे। चलो, तो ये प्रकाश संश्लेषण पहले पढ़ लेते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ द्वारा, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उपयोग से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या सीखा आपने, एक बार याद करा दूं आपको। चलो याद कराते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब मैं आपसे बात करूंगा, डज इट अकर इन ऑल प्लांट्स ऑफ प्लांट्स हो, प्लेस होना चाहिए ना यहाँ पर, ऑल प्लांट्स ऑफ प्लेस। एक मिनट, चलो यहाँ पर पार्ट्स है, डज इट अकर इन ऑल पार्ट, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, मतलब वेयर डिज अकर मतलब देखो, मतलब जो तू पढ़ते हो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो पूछ रहा है कि क्या ये पौधे के सभी भाग में होता है क्या, ऑल पार्ट्स। क्या हिंदी में लिख दिया हूँ, नो परेशान, नो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं घबराना आपको, भाई बहन बिल्कुल परेशान नहीं हो, देखो हिंदी में लिख दिया हूँ। प्रकाश संश्लेषण क्या
या पौधे के सभी भागों में होता है या कहाँ होता है, तुम बताओ, पहले बताओ तुम। तो बिल्कुल तुम बता दोगे भाई ये तो पौधों में होता है। बच्चा जानता है कि पौधे के सही भाग में नहीं, उनके ग्रीन प्लांट्स ग्रीन पार्ट्स में होता है। कहाँ का होता है? ग्रीन पार्ट्स में। क्यों? क्यों ग्रीन पार्ट्स में क्या होते हैं? वहाँ पर एक क्लोरोफिल पाया जाता है, अपन ने पढ़ा था। देखो पौधे के सभी भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, पौधे के सभी भाग में नहीं होता है, यह सिर्फ पौधे के हरे भाग में, जहाँ जहाँ उनका हरा हरा भाग होगा ना, ग्रीन उनका जो पार्ट्स होगा वहाँ होता है। क्योंकि हरे भाग में क्या होता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट पाया जाता है, आपको बताया हूँ। और क्लोरोफिल क्या है भाई? क्लोरोफिल देखो क्या होता है, क्लोरोफिल कहाँ है, अब तो इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लो क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल यह एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट का हिंदी क्या होता है? इसका हम लोग बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। और क्लोरोफिल का हिंदी क्या होता है? पर्णहरित। ठीक है। और ये कहाँ होता है? लीफ में होता है। हरे हरे भाग में तो अपने पढ़ लिया, एक बार नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ में तो बिल्कुल। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा कि मैंने आपको बहुत समय ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा देखो, तुम बहुत सारे बच्चे 2 घंटा 3 घंटे फालतू में खेलते हैं ना, और मान लो कि वीडियो में मैं 10 मिनट थोड़ा कुछ बातें समझा भी देता हूँ, तो इसमें कौन सी बुराई है? मुझे कहाँ इसमें पाप लगता है कि मैं आपको वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ऐसा करता हूँ? वॉच टाइम बढ़ाने के लिए तो कॉमेडियन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गीत बनाते हैं, अरबों खरबों में उनका वॉच टाइम आता है। हम तो अगर मान लो कि बच्चे बहुत सारे, तुम मान लो दोस्तों से गपशप करते तो चलता है, और मान लो कि एक बड़ा भाई होने के नाते, एक अच्छा गुरु होने के नाते मैं तुमको अगर 10 मिनट थोड़ा अच्छी बातें बता देता हूँ, तो 10 मिनट में क्या जाता है? वो 10 मिनट हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का 10 लाख के बराबर हो। सिर्फ तुम्हारे एक बार तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ तूफान आना चाहिए। ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसे मोटिवेशनल बातें बोलते हैं। ये मोटिवेटेड बातें आपको कहीं थोड़ा सा मोटिवेट कर दे तो ये आपका जीवन बदल सकती है। इसीलिए मैं प्रयास में लगा हूँ, किसी दिन तो मेरी बात आपके दिल तक जाएगी। चलो, हरे पार्ट्स में, लीफ में, पत्तियों में, और कहते देखो, और ग्रीन स्टेम में, यानी हरे तने में भी होता है। जो उसका हरा स्टेम होता है ना, स्टेम, उसमें भी हो सकता है। यानी देखो पत्तियों में और हरे तने में, ये दोनों में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। ठीक है। चलो, अब कहता है कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का मतलब को चित्र बनाना है, और उसके बारे में हमको पूरा पढ़ाएंगे। तो अब तो आ गया डायग्राम्स, तो अब तो बिल्कुल हो जाएंगे परेशान। कोई दिक्कत नहीं, तो डायग्राम्स तो बनाना पड़ेगा। वीडियो रोको, जितना समय लगता है पहले डायग्राम में बनाओगे। देखो बायोलॉजी को आपको आसान करना है तो आपको डायग्राम से दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको डायग्राम्स बनाना है, मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ। हो सकता है तो लेक्चर इसको 3 शूट कर देंगे आगे आगे चल के, नहीं परेशान होना है। एक वीडियो का तो है इस चैप्टर नहीं। देखो 100% हम लोग किस में पढ़ाते हैं, पहले तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक अब रीड करना, जितना पढ़ा दिया हो ना, इसमें सारे बातें आ जाएंगी। लेकिन पहले पत्ता का अनुप्रस्थ काट, मतलब कोई पत्ता लिया गया है, पत्ता को नहीं कर देते हैं ऐसे, कर दिया। अब देखो पत्ता का जो पहले तुम देख रहे हो बीच बीच में धारी होता है ना, धारी, इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं मिडरिब। क्या बोलते हैं? मिडरिब। क्या बोलते हैं इसको? मिडरिब। और हिंदी में बोलते हैं मध्य सिरा। ठीक है। अब देखो ये पत्ता का जो जितना से होता है ना, ये हरा वाला भाग, ये दाढ़ी को छोड़कर जिसमें ये लकीर होता है ना, ये वाला मध्य सिरा को छोड़कर ये जो पार्ट्स है ना, इसको बोलते हैं पर्णपटल। क्या बोलते हैं? पर्णपटल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेमिना, लेमिना और लिफ ब्लेड। ठीक है। और देखो, और जो ये पत्ता में ये वाला होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला ऐसा ऐसा ना तो होता है, ये तो देखो ये जो मोटा मोटा था ना, ये मोटा पार्ट था यहाँ से यहाँ तक, ये था मिडरिब। लेकिन ये जो पतले पतले जो हैं, ये होते हैं वेन। क्या होते हैं? वेन, यानी सीरा। थोड़ा डायग्राम में बड़ा कर दूं। चलो, अब प्रॉपर दिख रहा है ना? ये डायग्राम पूरा बनाना है आपको भाई। सर आपने तो कम चोरी किया, आपने तो नहीं बनाया। अरे देख भाई, मैं तुम्हारे लिए नोट्स बनाता हूँ, थोड़ा मैं समय का अभाव तो मैं छोड़ दिया हूँ, कहीं कहीं मैं बनाया हूँ, ऐसे नहीं कि मैं पूरा काम चोर हूँ, कहीं कहीं बनाया हूँ जहाँ पर समय था मेरे पास। अब देखो, अब मैं इसमें पत्ता तुम काटोगे ना, तो यहाँ पर 2 चीज़ दिख रहे हैं, एक दिख रहा है फ्लोएम और एक दिख रहा है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम, इसी में जाइलम फ्लोएम है। तो जाइलम किसके लिए होता है? जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम फूड का करता है। इतना हो गया क्लियर? अब देखो, अब इसमें 2 चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ है, एक होता है, और इस पत्ते का देखो, पत्ता मान लो ये पत्ता हो गया, दिन है ना, अगर पत्ता होता तो मैं आपको पढ़ा देता थोड़ा सा अच्छे से। मैं पत्ता व्यवस्था कर लूँ क्या? 1 मिनट रुक जाओ। चलो मैं लाया हूँ तो आपके लिए। अब देखो रात हो गया, फिर भी मैं लोगों को लाते हैं कि थोड़ा आपको ऐसे पूरा प्रैक्टिकल पढ़ा देंगे तो बहुत आपको समझ में आएगा ना। इसके लिए देखो ये पत्ता है, देखो देखो ये पत्ता का रंग हरा क्यों है? पत्ते का रंग हरा क्यों है? तो बताइए क्यों है? क्लोरोफिल का। देखो ये क्या है? मिडरिब। जो इसका ये मेन दिख रहा है ना, मोटा मोटा धागा, ये जो लाइन है, ये क्या? मिडरिब है। क्या है? मिडरिब। और ये जो पतले पतले दिख रहे हैं ये वाला, ये वेन है। क्या है? सीरा है ये सब। और देखो जाइलम फ्लोएम कहाँ मिलेंगे आपको? इसमें। इसको अगर मैं अनुप्रस्थ काटूंगा तो ब्लेड से, तो इसमें देखो ये तो जो डायग्राम दिखाया गया आपको यहाँ पर जाइलम फ्लोएम को, ये जूम करके दिखाया गया। तो इसको मैं थोड़ा, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए
तो इसमें जाइलम फ्लोएम होता है। इसमें 2 संवाहक होते हैं, इसी में होते हैं जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ बताना चाहूँ? इसमें होते हैं अंदर, ठीक है। और देखो अब इसमें क्या है, अच्छा मान लो ये पौधा का ये पत्ता है, ये पत्ता क्या है? ऊपरी भाग है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिक्स। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिक्स में। अब इसको देखो, इसको जूम करके दिखाया गया है, दिखाया गया ऊपरी त्वचा। ऊपरी त्वचा, ऊपरी त्वचा मतलब ये वाला, जैसे हमारा ये ना, ये ऊपर का त्वचा है अपना, ये क्या है? मान लो बाहर का, मान लो चाहे इसको मान लो ऊपरी त्वचा है, तो ये क्या अंदर की त्वचा है? तो ऐसा भी है, ये ऊपरी स्किन है, स्किन, ये ऊपरी स्किन है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिक्स। क्या बोलते हैं? अपर एपिडर्मिक्स। और देखो इसमें अपर एपिडर्मिक्स में क्या होता है? इसके ऊपर एक लेयर होती है, किसका? मोम का, यानी वैक्सी क्यूटिकल। इसको क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? मोम को बोलते हैं, मोमी को वैक्सी, और ये तो क्यूटिकल इंग्लिश में लिखा गया है। इस पर जो लेयर चढ़ा हुआ है ऊपर, यहाँ लेयर चढ़ा है, इसके ऊपर ऊपर लेयर जो है, देखो ये पत्ता का ऊपरी हिस्सा पर यहाँ पर लेयर है, मोम जैसा लेयर है। वो क्या करता है? पौधा पानी से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है, पानी से मतलब उसको बचाता है ये, इसका पानी मतलब कुछ, चाहे इस पर कुछ बाहर से ढुक ना जाए, इसमें अंदर कचरा या इसमें से कुछ निकल ना जाए, उसको ये बचाने के लिए सेफ्टी करता है वो क्या है? वैक्सी क्यूटिकल है। और देखो ये ऊपर का जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिक्स। यहाँ जूम करके इसको डायग्राम, ये देखो पत्ता का ही चीज़ है, यहाँ पर मतलब माइक्रोस्कोप से जूम करके आपको दिखाया गया कि बच्चे समझें। तो देखो अपर एपिडर्मिक्स हो गया कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, ठीक है, अपर एपिडर्मिक्स है। और ये क्या है? लोअर एपिडर्मिक्स, यहाँ वाला नीचे वाला दिखा है, ये वाला दिखा है ना, जैसे ये वाला दिखाया आपको, तो ये देखो ये अपर एपिडर्मिक्स, और ये क्या हो गया? नीचे वाला, ये हो गया लोअर एपिडर्मिक्स। याद रहेगा, लोअर को बोलेंगे निचली बाह्य त्वचा, और उसको बोलेंगे एपिडर्मिक्स, मतलब बाह्य त्वचा होता है, ठीक है। तो बाह्य त्वचा ऊपर वाला, और बाह्य त्वचा निचले वाला, तो लोअर एपिडर्मिक्स और बाह्य। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैं देखो क्या समझाना चाहता हूँ मैं इसको, देखो मैं बोला कि ये बाहर है और ये अंदर है, और इनके बीच में मान लो कि जूम करके दिखाया गया ना, ये मान लो बाहर चीज़ है, ये अंदर है, इनके बीच में जितने सेल्स होंगे उसको बोला जाता है मीजोफिल। उन्हें क्या बोला जाता है? मीजोफिल सेल। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लीजिए पत्ता है, ये ऊपर हिस्सा हो गया, नीचे हिस्सा हो गया, और उनके बीच में जितने सेल होंगे, बाह्य सेल यानी ये ऊपर और नीचे, इनके बीच में जितना भी सेल्स होगा इस पत्ते में, अपर एपिडर्मिक्स और लोअर एपिडर्मिक्स के बीच में जितने भी सेल्स होंगे उसको बोला जाता है मीजोफिल्स। उसको क्या बोला जाता है? मीजोफिल सेल्स। आपको याद हो गया, एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है, फिर भी आपको ये, मान लो कभी तुम फ्यूचर में चल के क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो बिल्कुल आपको वहाँ का टीचर कितना अच्छा गर्व करके बच्चा कितना पढ़ के आया है, उस लेवल का मैं यहाँ पर मतलब अपने गुरुकुल आश्रम में पढ़ाई दिया जाता है। अब देखो बच्चे पर निर्भर करता है, बच्चे इसको कितना मतलब वो लेते हैं। मान लो कि मैंने घर पे बहुत सारा खाना बना है, लेकिन उसको खाने पर निर्भर करता है बच्चा उसको खाने वाला कितने हिसाब से खाता है, वो कितना खा पाता है, भूख के ऊपर है कि तुम में कितना भूख है, तुम इसको कितना लेते हो। मैं तो यहाँ कंटेंट दे रहा हूँ, मैं सीधे लिख के दे रहा हूँ, ये इंडियाज़ बेस्ट कंटेंट है, मेरा नहीं है, एक अच्छे टीचर्स का कंटेंट है ये। तो तुम समझो मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छे बेहतरीन टीचर का नोट्स है, तो तुमको इस पर विश्वास करना चाहिए। अब बच्चों इसमें देखते हैं मेरे कितने बच्चे इसमें अच्छे खड़े उतरते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं, माता का पिता का मेरा नाम करते हैं, खुद अपना भी वो नाम करेंगे ना, पहले तो उनका नाम होगा, फिर हम लोग का भी नाम साथ साथ में हो जाएगा। तो ये तुम पर निर्भर करता है, एक बार अपनी ज़िंदगी बदल के देखो। देखो देखो जीवन में सब कुछ होगा, तुम बड़े हो जाओगे, एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, माता पिता का बोझ हल्का कर दोगे, तो थक भी जाएंगे माता पिता, खुद आपका शादी हो जाएगा, तो सब कुछ आने वाला है जीवन में। लेकिन तुम जो इस समय बर्बाद कर रहे हो ना कहीं कहीं फालतू में, ये वापस शायद नहीं आएगा, इसके लिए तुमको बहुत पछताना पड़े शायद। मैंने चाहता हूँ कि मेरे गाँव का, मेरे शहर का, मेरे देश का, मेरे जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं में से कभी उनके जीवन में पछतावा ना रहे। देखो जीवन में सबसे खराब चीज़ तो अफसोस, तो तुम सब कुछ करना, कभी अफसोस नहीं होना चाहिए। अफसोस साला बहुत बेकार चीज़ है, ये साला अफसोस एक ऐसा चीज़ है, तुम कभी कभी देखना, तुम किसी चीज़ को मन बना ऐसा करता हूँ तुम नहीं किया और वो अच्छा चीज़ था, तो तुमको बहुत मिस करना चाहिए था, बहुत घुटन से होती है शायद हमको करना चाहिए, तुम बहुत दिन भर कन्फ्यूज रहते हो। तो मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में कभी अफसोस वाला चीज़ आए, तो इसके लिए एकमात्र यही टाइम है, तुम एक बार अच्छा करो। बात क्लियर है? अपर एपिडर्मिक्स लोअर एपिडर्मिक्स के बीच में जितना सेल्स होंगे उसको मीजोफिल सेल कहा जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ तुमको क्या चीज़ है। अच्छा ये जो ऐसी ऐसी लंबी लंबी लाइनें हैं, ठीक है, तो इनमें तुमको दिख रहा है ना कुछ डॉट डॉट करके, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये पौधे का एपिडर्मिक्स के चीज़ में है, अपर और लोअर के बीच में सेल्स हैं। अच्छा हाँ, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है? नहीं,
क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? इसके अपर एपिडर्मिक्स और लोअर एपिडर्मिक्स के बीच में जो मीजोफिल्स है, मीजोफिल्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। इतना कोई तुमको बता देगा क्या? मैंने क्या बोला? अपर एपिडर्मिक्स, लोअर एपिडर्मिक्स, इसके बीच में क्या है? मीजोफिल्स। मीजोफिल्स के अंदर मीजोफिल सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर क्या क्या है? बहुत सारे मात्रा में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक हैं। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। क्या बात समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? अब आप इसको पढ़ के देखना, धुआं धुआं हो जाएगा, एक भी इसमें डाउट नहीं बचेंगे। इसको आप पढ़ लेंगे। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक, कोई तकलीफ नहीं होगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पर रहने दो, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना थोड़ा समझ जाएगा। आप डायग्राम बना कर रखिएगा, हम लोग अगले दिन इस पर और बातें करेंगे। उनका खाना कैसे बन जाता है, इतना आसानी से नहीं बनता है, 3 फेज लगते हैं उसमें खाना बनाने में। इसको पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ तक क्लोरोप्लास्ट क्या है यहाँ पे जिक्र किया गया है, आप पूरा यहाँ तक पढ़ के रखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। और कुछ एक्टिविटीज़ दिए हैं आपको, थोड़ा इसको पढ़ना, क्या क्या लिखा है। तुम जीवन में कभी कुछ तुम खेलना चाहते हो ना, सर हमको खेलने का मन, तुम ये करके देखो ना, गमले में लगा दो। कहता कि गमले में लगा सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए आप मनी प्लांट से या कीटोन पौधा ले सकते हैं, क्रोटन का पौधा ले सकते हैं। और इसको आप अंधेरे में जैसे बोला गया, सो करके देखिए। ये खेलो ना, ये वैज्ञानिक बनोगे तुम, ये सब खेलोगे तो। एनसीईआरटी की एक्टिविटी बहुत शानदार होता है, लेकिन तुम कभी करते नहीं उसको। बैट गेंदा में क्या रखा है, इसको करके देखना, तुम एक वैज्ञानिक बनोगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको दिल तक जरूर जाती होंगी। आपके दिल को जिस दिन झकझोर देंगी मेरी बातें, मैं उस दिन अपने आप को सफल इंसान मानूंगा और आपका एक सफल टीचर मैं अपने आप को कहलाऊंगा। धन्यवाद। इसको आप नोट्स बना कर रखिएगा, आप एक डायग्राम बना कर रखेंगे, इस सारे पार्ट्स का नाम लिख के रखेंगे। अपने में जितना पढ़ा इसको रखेंगे, मैं आपसे कमेंट से पूछूंगा तो आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो, लव यू सो मच। आपका मैं बहुत बार दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ, जितना बन के चलिएगा। धन्यवाद।